हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका अचीव चीफ के यूट्यूब चैनल पे। तो हम नवंबर मंथ की इस वीक के जो इम्पोर्टेंट एडिटोरियल एनालिसिस है, जो भी एडिटोरियल हिंदू में आए थे, उसके इम्पोर्टेंट डिस्कशंस को लेकर हम यहाँ पे आ चुके हैं आप सबके सामने, जहाँ पे हम उन सारे टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे जो हमारे पेपर 2 के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आने वाले एग्जाम में। जो हमारा CAPF का एग्जाम है 2025 का, वहाँ पर जो भी हम पेपर 2 के लिए कंटेंट अपने लिए गैदर करेंगे, उसी सीरीज के कारण हमने ये स्टार्ट किया है हिंदू एनालिसिस का एडिटोरियल का डिस्कशन, जो डिटेल डिस्कशन हम करते हैं। यहाँ पे हम नवंबर मंथ के जो भी इस वीक के हम क्या देखेंगे, प्रीवियस वीक के सारे इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स को देखेंगे जो जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट थे। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग सो मच ऑफ द टाइम, लेट्स जंप ऑन टू द टॉपिक। तो यहाँ पे सबसे पहला जो आर्टिकल है हमारा, ये यहाँ पे है जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं, टाइटल का नाम है दिस टाइम फॉर अफ्रीका। ठीक है, यहाँ बताया जा रहा है कि इंडिया को किस तरीके से अपने स्टेप्स आगे लेने हैं अफ्रीका के कंटेक्स्ट में, क्योंकि यहाँ पे अभी G20 समिट भी हुआ था। तो उसके कंटेक्स्ट में हमें यहाँ देख रहे हैं कि बताया जा रहा है कि रिसेंटली जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने विजिट किया नाइजीरिया को। ठीक है, और ऑनगोइंग जो ब्राजील टूर चल रहा था G20 का, उसके साथ साथ गुएना हो गए, सारे क्या है इंपॉर्टेंट है हमारी कंट्री के लिए, टाइज के भरोसे ही नहीं, बट इसलिए भी क्योंकि ये सिग्निफिकेंट इंडिया के कमिटमेंट में रोल प्ले करते हैं, जो कि इंडिया का कमिटमेंट है ग्लोबल साउथ की तरफ। ठीक है, अब ये ग्लोबल साउथ क्या चीज़ है, इसके बारे में हमने प्रीवियसली पढ़ा है कि ग्लोबल साउथ क्या टर्म है, कौन कौन सी कंट्रीज इसमें लाई करती हैं, क्या क्या, ये हमने विजन के अगस्त के डिस्कशन में हमने इस चीज़ को कवर करा था। ठीक है, तो यहाँ से हमने ग्लोबल साउथ के बारे में देखा। तो इसी कंटेक्स्ट में, क्योंकि ये साउदर्न हेमिस्फीयर में है ये सारी कंट्रीज, और ये सब लेस डेवलप्ड कंट्रीज है, तो इंडिया क्या कर रहा है, इन सबके कॉन्फिडेंस जीतने की कोशिश कर रहा है और इन सबको एक असिस्टेंस प्रोवाइड कराने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, हमें बताया जा रहा है कि जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है, ये मनमोहन सिंह के बाद पहले प्राइम मिनिस्टर, जो 2007 में डॉक्टर मनमोहन सिंह जो प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने विजिट किया था। उसके बाद सीधा अभी जाकर नरेंद्र मोदी ने क्या किया है, इसको विजिट किया इन कंट्रीज को। ठीक है, जहाँ पे स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप डिक्लेयर किया गया है मिस्टर मोदी एंड नाइजीरियन प्रेसिडेंट के साथ साथ, जहाँ पे टाइज को रीअफर्म किया गया है डिफेंस कॉपरेशन के लिए, यानी डिफेंस में कॉपरेशन को और ज्यादा स्ट्रेंथन किया जाएगा इन दो कंट्रीज के बीच, यानी इंडिया और नाइजीरिया के बीच। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ की टर्म्स है जिसको नरेंद्र मोदी ने क्या क्या आइडेंटिफाई किया, जिसपे वो लोग वर्क करेंगे। ठीक है, जिसमें सबसे पहले टेररिज्म है, सेपरेटिज्म है, पायरेसी है, ड्रग ट्रैफिकिंग है, ये सारे चैलेंजेस प्रिवेल कर रहे हैं इन सारी कंट्रीज में। इसको क्या करेंगे, दोनों कंट्रीज क्या करेंगे, इस पर टुगेदर वर्क करेंगे, यानी कॉपरेशन एंड कोलैबोरेशन के साथ इन सब चीजों को इरेडिकेट करने पे मेन फोकस रहेगा दोनों कंट्रीज के गवर्नमेंट का। जो भी प्रॉब्लम्स प्रिवेल कर रहा है, इन सारी चीजों को डील करेंगे दोनों कंट्रीज एक दूसरे के कॉपरेशन के साथ। रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने रिसीव किया वहाँ का जो अवार्ड था, ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर रिसीव किया उन्होंने। ठीक है, ये भी एक अच्छी सॉफ्ट कोर डिप्लोमेसी के अंदर आता है। ठीक है, उसके साथ साथ हम ये देख सकते हैं कि जो इंडियन डायस्पोरा है इन सारी कंट्रीज में, इंडियन कम्युनिटी जो है 60,000 से ज्यादा स्ट्रॉन्ग इंडियन डायस्पोरा है। ठीक है, जो इंडिया का लार्जेस्ट डायस्पोरा है वेस्ट अफ्रीका में, जो कि एक ब्रिज बिल्डर की तरह काम करता है, इन दोनों कंट्रीज के बीच में एक अच्छा रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा ये चीज। तो इन दोनों कंट्रीज के इकोनॉमिक टाइज बहुत अच्छे हैं। तब बताया जा रहा है कि इंडिया हैज ऑफन बीन फॉल्टेड फॉर नॉट डूइंग मोर। ठीक है, बताया जा रहा है कि इंडिया ने बहुत ज्यादा कुछ नहीं किया है। अबाउट 200 इंडियन कंपनीज हैव इन्वेस्टेड अबाउट $27 बिलियन इन फार्मा, हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर, एनर्जी, पर बोथ कंट्रीज शेयर लो कॉस्ट टेक्नोलॉजिकल and experiences as they tackle similar chronic issues of poverty, population, pollution. ठीक है, यहाँ बताया जा रहा है कि इंडिया ने ऑलमोस्ट 200 जो इंडियन कंपनीज उन्होंने इन्वेस्ट किया ऑलमोस्ट $27 बिलियन। और किस किस सेक्टर में ये चीज इन्वेस्ट की गई है, यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि फार्मास्यूटिकल सेक्टर है, हेल्थ केयर सेक्टर है, एग्रीकल्चर है और एनर्जी है। ठीक है, ये सारे सेक्टर में तो इन्वेस्टमेंट है, पर मेनली जो यहाँ पे इन दोनों कंट्रीज के बीच में टेक्नोलॉजी सेक्टर में या फिर एक्सपीरियंस सेक्टर में जो है बहुत कम क्या किया गया, इन्वेस्टमेंट किया गया, जिसमें फोकस करने की जरूरत है। ठीक है, क्योंकि ये दोनों कंट्रीज सिमिलर टाइप ऑफ प्रॉब्लम से डील करते हैं, जैसे पॉवर्टी हो गया, पोल्यूशन हो गया, पॉपुलेशन डेंसिटी हो गया, सारी चीजें सेम टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स हैं, जिसको ये दोनों कंट्री एक साथ क्या कर सकते हैं, डील कर सकते हैं विद प्रॉपर कोलैबोरेशन एंड कोऑपरेशन। ठीक है, नाइजीरिया इज अमॉन्ग द टॉप अफ्रीकन इकोनॉमीज इन GDP। ठीक है, नाइजीरिया जो है अफ्रीकन कंट्रीज में टॉप इकोनॉमिक GDP में से एक है, और ये जो है अभी ब्रिक्स पार्टनर कंट्री भी बन चुका है। तो ये ब्रिक्स का भी एक पार्ट बन चुका है, या जहाँ पे क्या कह सकते हैं, ये इंडिया को एक अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड हो चुका है यहाँ पे इन कंट्रीज के साथ इंटरेक्ट करने का। ठीक है, उसके साथ द कन्वर्सेशन विल कंटिन्यू एज बोथ लीडर्स ट्रैवल टू, अब ये दोनों कंट्री के लीडर्स कहाँ गए, G20 के लिए गए हैं ब्राजील, जहाँ पे ये सब चीजें डिस्कस होंगी। उसके बाद बताया जा रहा है कि इंडियाज वॉल्यूबल कमिटमेंट टू द ग्लोबल साउथ एंड साउथ साउथ कोऑपरेशन हैज बीन अप्रिशिएटेड पर्टिकुलरली इन अफ्रीका। जैसे इंडिया ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया अफ्रीकन कंट्रीज में,
अपने असिस्टेंस को प्रोवाइड कराने के लिए अंडर ग्लोबल साउथ, वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ टारगेट के अंदर, वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ, ठीक है। इंडिया वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ बनने पे बहुत ज्यादा फोकस कर रहा है, जहां पे ग्लोबल साउदर्न कंट्रीज जो हैं वहां पे उनको असिस्टेंस प्रोवाइड कराना एंड सपोर्ट प्रोवाइड कराने में इंडिया एक बहुत बड़ा रोल प्ले करना चाहता है। तो ये इंडिया का एक बहुत कमेंडेबल जॉब रहा है जिसको अप्रिशिएट किया गया है मेनली अफ्रीकन कंट्रीज में, ठीक है। जहाँ पे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ कॉन्फ्रेंस भी हुआ था लास्ट ईयर, जहाँ पे जिसको इंडिया ने चेयर किया था और वहाँ पे ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया गया था। अब इंडिया का प्लान है G20 के प्लेटफॉर्म को यूज करने का, ताकि वहाँ पे इंडिया जो भी ग्लोबल साउथ के प्रॉब्लम्स है उसको लेके डिस्कस कर सके और इंडिया अफ्रीकन फोरम समिट जो लास्ट 2015 में हुई थी उसको भी प्रॉपर वे में कंटिन्यू करा सके। तो बेसिकली यहाँ पे इंडिया और अफ्रीकन कंट्रीज के बारे में, रिलेशन के बारे में हमने डिस्कस किया कि किस तरीके से इंडिया को अफ्रीकन कंट्रीज के साथ और भी ज्यादा कोलैबोरेट करना है ताकि इंडिया अपने होराइजन को और भी ज्यादा एक्सटेंड कर सके, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। यहाँ पे एक जो टॉपिक है प्रेजेंट टैग, ये कुछ एक यूनिक सा टॉपिक है जहाँ पे आप देखेंगे क्या यहाँ पे मेन इशू है, क्या प्रॉब्लम है और ये प्रेजेंट टैग क्या होता है, इसके बारे में हम देखते हैं। तो बताया जा रहा है कि एक ट्रैकिंग डिवाइस है जिसको कहा जा रहा है कि जो भी हमारे प्रिजनर्स है उनको उन पे यूज किया जाए, उनको क्या किया जाए, प्रोवाइड किया जाए, जिससे हम उनको क्या कर सके, प्रॉपर्ली ट्रैक कर सके। इससे क्या होगा, हम जेल को फ्री कर सकते हैं। जेल में जो ओवर क्राउडिंग की प्रॉब्लम है उससे हम डील कर पाएंगे, ठीक है। तो बताया जा रहा है कि द सजेशन फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रैकिंग ऑफ प्रिजनर्स ग्रांटेड पेरोल और फॉरलफ में मेरिट कंसिडरेशन एज अ वायबल मीन्स ऑफ डीकंजेस्टिंग प्रिजन्स, ठीक है। यहाँ बताया जा रहा है कि जो हमारे इंडियन प्रिजन्स है और बहुत एट दिस टाइम बहुत ज़्यादा क्या हुआ है, कंजेस्टेड हो गए हैं, वहाँ पे ओवर क्राउडिंग की प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है। तो कहा जा रहा है कि जो ऐसे प्रिजनर्स हैं जिनको पेरोल पे छोड़ा जा रहा है, बाहर जा रहे हैं, तो उनमें ट्रैकिंग डिवाइस हम क्या कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं, जिनसे उनकी एक्टिविटीज़ को हम ट्रैक कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि हम डीकंजेस्ट कर पाएंगे प्रिजन्स को, प्रिजन्स में कम लोग रहेंगे और प्रॉपर वे में हम उनको मैनेज कर पाएंगे। बताया जा रहा है कि जो पायलट प्रोग्राम है इसका आइडिया किसके लिए आया, तो ऐसे लोगों जो अंडर ट्रायल्स हैं, जो लेस और लो और मॉडरेट रिस्क पोज करते हैं, जो बहुत ज़्यादा रिस्की नहीं है, बहुत ज़्यादा रिस्क पोज नहीं कर रहे हैं, वो उन पे क्या किया जाए, ये डिवाइस उनको प्रोवाइड किया जाए, जिससे हम क्या कर सकते हैं, उनको ट्रैक कर सकते हैं और उनके मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये सुप्रीम कोर्ट का कहना है, ताकि ये चीज़ ये हमें हेल्प कर सकता है रिसर्च एंड प्लानिंग में, ठीक। तो मेन आइडिया ये है कि हम किस तरीके से ट्रैकिंग डिवाइस का यूज कर सकते हैं प्रिजनर्स के ऊपर। अब ये बताया जा रहा है कि ये पहली बार नहीं है, जो मॉडल प्रिजन एंड करेक्शनल सर्विसेज एक्ट 2023 आया था उसमें भी ये प्रोविजन है जो कहता है कि प्रिजनर्स में बी गारंटेड प्रिजन लीव ऑन द कंडीशन ऑफ देयर विलिंगनेस टू वियर इलेक्ट्रॉनिक ट्रैकिंग डिवाइसेज सो दैट देयर मूवमेंट एंड एक्टिविटीज में बी मॉनिटर्ड। यहाँ कहा जा रहा है कि इस एक्ट के अंदर ये कहा गया था कि जो प्रिजनर्स हैं उनको तभी लीव ग्रांट किया जाएगा प्रिजन से जब वो इस कंडीशन पे एग्री करेंगे कि वो इस ट्रैकिंग डिवाइस को क्या करेंगे, वियर करेंगे, ताकि उनके मूवमेंट को और एक्टिविटीज को ट्रैक किया जा सके। अगर वो ये चीज नहीं करते हैं तो क्या होगा, उनको लीव नहीं मिलेगा। तो ये कौन से एक्ट के अंदर था, आपको ये चीज जस्ट एक ध्यान रख लो कि मॉडल प्रिजन्स एंड करेक्शनल सर्विसेज एक्ट है ये, जहाँ पे ये ट्रैकिंग डिवाइस यूज करने के बारे में मेंशन किया गया है, ठीक है। फर्दर इट स्पीक्स ऑफ कैंसिलिंग द लीव इन केस ऑफ वायलेशन, ठीक है। बताया जा रहा है यहाँ पे कि अगर कोई इस चीज को के लिए एग्री नहीं करता इस प्रोविजन के लिए, तो उसकी लीव को क्या कर दिया जाएगा, कैंसिल कर दिया जाएगा। ये इस एक्ट में मेंशन किया गया था। अब यहाँ फर्दर बताया जा रहा है कि अकॉर्डिंग टू स्टडी ओडिशा वाज द फर्स्ट स्टेट टू प्रपोज द यूज ऑफ टेम्पर प्रूफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रैकर्स ऑन अंडर ट्रायल्स अक्यूज्ड ऑफ नॉन हीनियस ऑफेंसेस टू रिड्यूस कंजेशन इन जेल। यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो छोटे मोटे क्राइम्स के लिए जो प्रिजनर्स आते हैं, जो बहुत ज्यादा रिस्क नहीं प्रपोज कर रहे हैं इंटरनल सिक्योरिटी पे या फिर ह्यूमैनिटी पे, कंट्री के अंदर बहुत ज्यादा बड़े क्रिमिनल्स नहीं है, उनको क्या किया जाए कि उनको लीव प्रोवाइड किया जाए, वो बाहर रहें, पर उनको क्या किया जाएगा, टैंपर प्रूफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रैकर से क्या किया जाएगा, ट्रैक किया जा सकेगा उनके एक्टिविटीज को, ठीक है। टैंपर प्रूफ यानी उनको उनके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की जा सकती है उस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के साथ, जिससे क्या होगा, वो लोग बाहर रह के भी क्या रहेंगे, गवर्नमेंट के अंडर सर्विलेंस रहेंगे और उनके एक्टिविटीज पे, उनके जो भी थ्रू आउट द डे वर्क है उसको क्या किया जाएगा, प्रॉपर्ली ट्रैक किया जाएगा, मॉनिटर किया जा सकेगा। इससे क्या होगा, जो लेस थ्रेटनिंग जो प्रिजनर्स हैं उनको जेल में रख के हम जेल की क्या करेंगे, कैपेसिटी को ज्यादा ऑक्यूपाई नहीं करेंगे। इससे क्या होगा, हम जेल के अंदर जो है कंजेशन क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। बताया जा रहा है कि ये जो मेजर है वुड एक्सटेंड द कॉन्सेप्ट टू ग्रांट ऑफ बेल। ये जो मेजर है ये बेल के जो बेल ग्रांट किया जाता है उसके कॉन्सेप्ट को भी क्या करेगा, इनलार्ज करेगा। ये ऑल्सो यहाँ बताया जा रहा है कि इट ऑल्सो पॉइंट्स आउट करेक्टली दैट देयर आर नो गाइडलाइंस और मिनिमम स्टैंडर्ड्स फॉर व्हेन एंड हाउ द टेक्नोलॉजी कैन बी डिप्लॉयड विदाउट वायलेटिंग द प्रिजन राइट्स। अब सी
जो लोग प्रिजन में हैं वो भी ह्यूमंस हैं, उनके भी कुछ ह्यूमन राइट्स हैं, उनको भी गवर्नमेंट के द्वारा कुछ राइट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। तो ये कहा जा रहा है कि ये जो एक्ट आया था और उसके अंदर ये जो प्रोविजंस थे वहाँ पे कोई भी एक प्रॉपर गाइडलाइंस नहीं इशू किया गया था, वहाँ पे मेंशन नहीं था गाइडलाइंस, और ऐसा कोई मिनिमम स्टैंडर्ड भी नहीं सेट किया गया था कि कब और कैसे इस टेक्नोलॉजी को डिप्लॉय करना है, जिससे कि क्या हो, जो प्रिजनर्स जो हैं उनके राइट्स का वायलेशन नहीं हो। टेक्नोलॉजी का अगर हम यूज़ करें ट्रैकिंग में तो उनको हम अलाउ कर रहे हैं प्रिजन के लीव के लिए, ठीक है। पर ऐसे जो सिचुएशन है, ये जो कंडीशन लगाई गई थी, ये कुछ क्वेश्चंस रेज करती है ये जो प्रिजनर्स के जो राइट है उसके ऊपर, ठीक है। तो ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो गया। तो कोर्ट ने क्या किया था, इसको डिसअप्रूव कर दिया था बेल कंडीशन के लिए। अगर आपको बेल चाहिए तो आपको इस कंडीशन को क्या करना पड़ेगा, मानना ही पड़ेगा। तो ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल था एंड वायलेट कर रहा था प्रिजन राइट्स को, तो कोर्ट ने क्या किया, इस चीज को डिसअप्रूव कर दिया। अब कंटेक्स्ट था कि द कंटेक्स्ट इन दैट केस वाज अ बेल कंडीशन दैट अक्यूज्ड शुड पिन हिज लोकेशन ऑन गूगल मैप एंड शेयर इट विद द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर। बताया जा रहा है कि जिनको भी बेल प्रोवाइड हो रहा था उनको क्या था कि गूगल मैप पे लोकेशन उनको पिन करके रखना था और शेयर करना था अपना लोकेशन को इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के पास, ठीक है। तो इससे क्या होता है, एक प्रॉपर उनका राइट भी वायलेट हो रहा था, राइट टू फ्रीडम, ठीक है। तो यहाँ पे और ये बहुत ज्यादा वेग था कि किस कंटेक्स्ट में क्या करना है, किस तरीके से अपने डेटा को शेयर करना है कि उसका मिसयूज ना हो, ठीक है। अब बहुत ज्यादा यहाँ पे वो चीज क्या बोलते हैं उस चीज को, मैं वो एग्जैक्ट वर्ड मिस कर रहा हूँ यहाँ पे, मिसयूज किया जाना। अगर कोई इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है, क्या गारंटी है कि वो बिल्कुल ऑनेस्ट है और उसके पास अगर लोकेशन शेयर की जा रही है तो उसका गुड प्रॉपर वे में सही यूज ही करेगा। तो इन सब चीज़ों को मॉनिटर करने का हमारे पास मैकेनिज्म नहीं था, कोई स्टैंडर्ड नहीं सेट था, कोई गाइडलाइंस नहीं सेट की गई थी। तो ये इस चीज़ के तहत क्या क्या सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ को टेक डाउन कर लिया। अब बताया जा रहा है कि पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी हैड अप्रूव्ड ऑफ कॉस्ट इफेक्टिव डिवाइस बीइंग यूज्ड with the consent of the accused, citing the possible gains of avoiding rights violation, reducing administrative costs and decongesting prisons। एक पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने अप्रूव किया कि हम एक कॉस्ट इफेक्टिव डिवाइस बना सकते हैं और यूज कर सकते हैं विद द कंसेंट ऑफ द अक्यूज, जिनके ऊपर यूज कर रहे हैं उनके कंसेंट के साथ, ठीक है। अगर वो अलाउ कर रहे हैं, अगर उनको इस चीज से कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप मेरे ऊपर ट्रैकिंग डिवाइस लगा दो, उसके बाद आप मुझे बाहर भेज दो, देन ओके, ठीक है। और अगर कोई नहीं इस चीज को अलाउ कर रहा है तो आप उस पर इसको उनको फोर्स नहीं करेंगे, उनको इस चीज के अलावा भी उनको प्रोवाइड की जाएगी फैसिलिटी। एक लॉ यहाँ पे लाया गया, एक गाइडलाइंस दी गई कि इससे क्या होगा कि जो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी थी राइट्स के वायलेशन की, उसको हम रिड्यूस कर सकते थे। उसके साथ साथ एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट को हम रिड्यूस कर सकते हैं और जेल्स को भी हम डीकंजेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि जो ऑक्यूपेंसी है बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है और लास्ट फ्यू ईयर्स में एक बहुत मेजर कंसर्न ये बन चुका है। अब यहाँ पे आप स्टैटिस्टिक्स देख सकते हो, यहाँ पे डेटा एक है कि नंबर ऑफ प्रिजनर्स इन कंट्रीज जेल इज ऑलमोस्ट 5.7 लाख, ठीक है। ये दिसंबर 31 2022 का डेटा है, जो कि 131% ज़्यादा है टोटल कैपेसिटी से, ठीक है। आप समझ सकते हो कितना बड़ा एक डेटा है कि कहीं पे अगर 100% कैपेबिलिटी है तो उसका 131% ज़्यादा ऑक्यूपाइड है वो। तो एक बहुत बड़ा ये डेटा है जो बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाई कर रहा है हमारे जेल्स को, यानी हमारे जेल के इंफ्रास्ट्रक्चर जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्या हो रहे हैं, मिसयूज हो रहे हैं, ठीक। Therefore, any move that will reduce the occupancy, including the use of tracking device, ought to be a welcome measure। इसलिए कहा जा रहा है कि कोई भी ऐसा मूव जो जेल की ऑक्यूपेंसी को कम करने की ओर फोकस करता है वो एक वेलकम मूव है, चाहे वो ट्रैकिंग डिवाइस को लगाना ही क्यों ना हो, ठीक है। बताया जा रहा है कि जो बहुत सारे ऐसे ज्यूरिसडिक्शंस हैं, बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं वर्ल्ड में जिन्होंने ये डिप्लॉय किया इस टेक्निक को, इस टेक्नोलॉजी को, जहाँ पे डिवाइसेज फिट किए जाते हैं ट्रैक करने के लिए मूवमेंट को सर्टेन कैटेगरीज ऑफ ऑफेंडर्स को। तो आप हमें सबसे चीज ये ध्यान देना होगा कि एक अच्छा मूव है, एक ब्रिलियंट आइडिया है कि हम ट्रैकिंग डिवाइस यूज कर सकते हैं प्रिजनर्स को ट्रैक करने के लिए, पर हमें एक प्रॉपर गाइडलाइन सेट करने की जरूरत है कि किस टाइप के हम प्रिजनर्स को हम ये फैसिलिटी प्रोवाइड करा रहे हैं कि कोई बहुत ज़्यादा रिस्क थ्रेट पोज नहीं कर रहे हैं हमारे कंट्री के ऊपर, हमारे लोगों के ऊपर, ठीक है। छोटे मोटे क्राइम्स है तो उसके लिए हम इसको यूज करें, तो हमें एक प्रॉपर कैटेगराइजेशन करना पड़ेगा कि किस तरीके से हम जो है वहाँ पे कैटेगराइजेशन कर सकते हैं, ठीक है। अब ये बताया जा रहा है कि इट वुड बी लॉजिकल टू यूज देम टू इंश्योर prisoners released recently do not approach their victims again or enter locations associated with their crimes। अब यहाँ पे ये चीज़ देखने की जरूरत है कि अगर हम जिस प्रिजनर को रिलीज कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि वो वापस से विक्टिम को जाके विक्टिमाइज करे, उनको डिमोरलाइज करे या फिर टॉर्चर करे, या फिर वो क्राइम वाले सीन पे जाकर
लोकेशन पे जाएं, क्राइम वाले लोकेशन पे बार फिर वापस चले जाएं और वहाँ पे उस चीज़ के साथ छेड़खानी करें। तो इन सब चीज़ों का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। अगर हम ट्रैकर्स लगाते हैं और अगर कॉम्पैक्ट हैं तो वो बेनिफिशियरीज को भी हेल्प करेंगे, जहाँ पे बेल प्रोवाइड किया जा सकता है इजिली, और वो लोग इजिली पहन के इसको घूमते रहेंगे बिना किसी को, उनको ये भी नहीं रहेगा कि स्टिग्मेटाइजेशन का फियर रहेगा कि हाँ लोग क्या कहेंगे ये वो। तो उस तरीके से हमें उसको बहुत कॉम्पैक्ट बनाने, किसी को ये चीज़ दिखे भी ना और हम इसका यूज प्रॉपरली कर भी पाए। ठीक है, तो यहाँ पे एक यही प्रेजेंट टैग का मेन कॉन्सेप्ट था कि किस तरीके से हमें प्रेजेंट टैग यूज करना है। और ये क्या एक नया टर्म है जो प्रेजेंट टैग है, क्या हमारे कंट्री में पहले से ये एप्लीकेबल है। तो यहाँ मैंने देखा कि उड़ीसा ने पहले भी इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की है। हमारे कंट्री में जो लॉ है मॉडल प्रिजन एंड करेक्शनल सर्विसेज एक्ट 2023, इसके अंडर ये किस तरीके से डिस्कस किया गया और हम इसको कैसे और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं और इफेक्टिव बना सकते हैं, कॉस्ट इफेक्टिव बना सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट रिड्यूस कर सकते हैं, वॉयलेशन जो राइट्स के वॉयलेशन है उसको भी अवॉइड कर सकते हैं। इसके साथ साथ प्रिजन्स को भी हम डीकंजेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे एक डेटा देखा कि किस तरीके से प्रिजन्स जो है, इंडियन प्रिजन जो है अपने कैपेसिटी से एक्सेस में वर्क कर रही हैं, जो कि बहुत ज़्यादा टफ है हमारे कंट्री के लिए और बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है ऐसे में प्रिजनर्स को, क्रिमिनल्स को मैनेज करना जो भी प्रिजन के अंदर है। तो इससे क्राइम और भी बढ़ने के चांसेस रहते हैं। तो जितने एफिशिएंट वे में हम अपने प्रिजन्स को रखेंगे वह उतनी क्राइम के रिडक्शन में, रेट में रिडक्शन में हमें इंप्रूवमेंट मिलेगा। ठीक है, तो इसी के साथ ये आर्टिकल भी हमारा खत्म होता है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल। सो हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल ये है, इसमें यहाँ पे डिस्कस किया जा रहा है मेनली इंश्योरिंग अ प्रॉपर सोशल सेफ्टी नेट फॉर द गिग वर्कर्स। अब यहाँ पे हमें जानना होगा कि ये गिग वर्कर्स क्या है। ठीक है, ये चीज़ क्या है, गिग वर्कर्स किसे कहते हैं, हमें ये चीज़ समझना होगा। तो हम पहले ये चीज़ देख लेते हैं कि गिग इकॉनमी होती क्या है एक्चुअल में। ठीक है, तो इस टाइप की इकॉनमी है जहाँ पे फ्री मार्केट सिस्टम होता है। फ्री मार्केट सिस्टम का मतलब क्या, कि जहाँ पे टेम्परेरी पोजीशंस पे कॉमन लोगों को ऑर्गेनाइजेशंस में कॉन्टैक्ट लेवल पे एज एन इंडिपेंडेंट वर्कर शॉर्ट टर्म के लिए हायर किया जाता है। अब इसका मतलब क्या है, जैसे आप लोगों में से बहुत लोगों ने सुना होगा फ्रीलांसिंग के बारे में। ठीक है, फ्रीलांसिंग क्या चीज़ होती है। ठीक, आपके पास कोई स्किल है, आप क्या करते हो, किसी कंपनी या किसी ऑर्गेनाइजेशन से क्या होते हो, जुड़ते नहीं हो, आप अपने काम को सेल करते हो और वहाँ पे डायरेक्ट अपनी अर्निंग करते हो। इसको कहते हैं हम लोग क्या, फ्रीलांसिंग कहते हैं। तो कुछ इसी तरीके का गिग वर्किंग भी होता है कि आप किसी डायरेक्ट एम्प्लॉयर से क्या हो रहे हो, एम्प्लॉय नहीं बन रहे हो, मतलब इन द सेंस डायरेक्ट आप किसी कंपनी को ज्वाइन नहीं कर रहे हो। ठीक है, जो सर्विस प्रोवाइड कराती है, आप किसी मीडिएटर के थ्रू या फिर आप अपने इंडिपेंडेंट लेवल पे क्या कर रहे हो, उस चीज़ को ज्वाइन करके रखा आपने। ठीक है, तो ये चीज़ हम समझ, जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं, ओला हो गया, उबर, कैब ड्राइवर जो हो जाते हैं हमारे वो हो गए। ठीक है, फिर डिलीवरी बॉयज़, जो डिलीवरी सिस्टम हमारा आज के टाइम बहुत ज़्यादा है, जोमेटो, स्विगी, जेप्टो, ये सारी चीज़ें आप देखते होगे। तो ये सारी चीज़ें किस कैटेगरी में आ जाती हैं, हमारी इसी कैटेगरी में, गिग इकॉनमी की कैटेगरी में आ जाती हैं। ठीक है, टेम्पररी लेवल पे जो जॉब होते हैं उसको हम गिग इकॉनमी कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप के एक डेटा है जहाँ बताया जा रहा है कि इंडिया का जो गिग वर्कफोर्स है वो अराउंड 15 मिलियन वर्कर्स है जो इस इंडस्ट्री में, इस सेक्टर में क्या है, एम्प्लॉयड है। जैसे सॉफ्टवेयर सेक्टर हो गया, शेयर्ड सर्विसेज, इन सारी चीज़ों में। शेयर्ड सर्विसेज यानी वही हमारी जो अपनी जो ये सारी चीज़ें जो हमने डिस्कस की, ओला, उबर, स्विगी, ये सारी शेयर्ड सर्विसेज। ठीक है, अभी बताया जा रहा है कि ऑफन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स एक्ट एज इंटरमीडियरीज कनेक्टिंग बिजनेस क्लाइंट्स विद गिग वर्कर्स। अब होता क्या है, ठीक है अब इन द सेंस अब मैं बताता हूँ क्या होता है। एक तरफ कस्टमर है, ठीक है, एक तरफ कंपनी है। ठीक है, कंपनी सीआई कर देता हूँ मैं, कंपनी इंडस्ट्री आप जो समझ लो। ठीक है, अब क्या है कि मेरी कंपनी है और आप हो कस्टमर। अब मेरे पास क्या है ना कि मेरे पास प्रोडक्ट है पर मेरे पास कस्टमर्स नहीं है। तो क्या होगा, यहाँ पे बीच में एक मीडिएटर आएगा जो क्या करेगा, मैं उसको सामान दूंगा और वो क्या करेगा, आप तक पहुंचाएगा, जिसके कॉन्टैक्ट दोनों से हैं। ठीक है, गिग इकॉनमी में मेनली ये होता है। जैसे ओला, उबर, स्विगी, ये सारे क्या हो गए, ये अब इनके अपने कोई एसेट नहीं है। ओला वाले अपनी गाड़ी नहीं चलवाते, उबर वाले के पास अपनी गाड़ी नहीं होती, जोमेटो वाले के अपने रेस्टोरेंट नहीं होते। वो क्या करते हैं, वो थर्ड पार्टी से किसी सर्विस को कलेक्ट करते हैं और सर्विस को डिलीवर करते हैं हमारे जैसे लोगों के पास, हमारे आपके जैसे लोगों के पास, यानी कस्टमर्स को। ठीक है, तो ये चीज़ गिग इकॉनमी में आप लाई करती है। यहाँ पे मैंने एग्जांपल्स भी बता दिए। तो बेसिक ये गिग इकॉनमी हमारी होती है। अब यहाँ पे बस एक चीज़, कुछ डेटा आपको मैं दिखा दूँ यहाँ पे, जो आप अपने आंसर राइटिंग में कल को अगर आए तो मेंशन कर सकते हो। ठीक है ना, डेटा है नीति आयोग का। नीति आयोग है तो एक ये वेरी नॉन इंस्टीट्यूशन है यहाँ नीति आयोग हमारी। ठीक है, तो यहाँ बताया जाए 7.7 मिलियन वर्कर्स जो है गिग इकॉनमी में इंगेज है। 2020 से 21 का ये डेटा है। और यहाँ बताया जा रहा है कि 2.6% ऑफ नॉन एग्रीकल्चरल वर्कफोर्स और 1.5% ऑफ टोटल वर्कफोर्स। ठीक है, गिग इकॉनमी लगभग 2.6% जो है नॉन एग्रीकल्चरल वर्कफोर्स का एंड 1.5% एग्रीकल्चरल वर्कफोर्स का, तो टोटल वर्कफोर्स का कंस्टिट्यूट करता है। यानी एक अच्छा खासा अमाउंट हो चुका है आज के टाइम पे। और 23.5 मिलियन गिग वर्कर्स हो जाएंगे कब तक,
2029 से 30 के टाइम तक, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट डेटा था आपके लिए जो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। अब यहाँ पे कुछ एक छोटी सी चीज बेनिफिट्स और देख लेते हैं हम यहाँ पे। तो बेनिफिट्स में क्या आता है, वर्कर्स को क्या बेनिफिट्स हो सकता है हम ये देख लेंगे यहाँ पे। एम्प्लॉयज़ को क्या बेनिफिट होता है और कंज्यूमर्स को क्या बेनिफिट होता है। तो वर्कर्स को क्या बेनिफिट होता है, क्योंकि यहाँ वर्कर्स इंडिपेंडेंट लेवल पे काम करते हैं, तो उनके पास फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ आवर होती है। अपने अकॉर्डिंग वो क्या करते हैं, डिलीवरी करना है तो कोई अपने अकॉर्डिंग टाइम सेट कर लिया उन्होंने और उस टाइम पे जाकर अपना वर्किंग कर सकते हैं। पार्ट टाइम जॉब अपॉर्चुनिटीज भी है और एक से ज़्यादा कंपनीज में भी काम कर सकते हैं। एक टर्म होता है मून लाइटिंग, ठीक है। तो मून लाइटिंग इसी को कहा जाता है। तो ये चीज़ हमारा हो गया यहाँ पे कि मून लाइटिंग कर सकते हैं। इससे क्या होगा, गुड वर्किंग अपॉर्चुनिटीज भी मिलेगी और वर्कर्स के स्किल्स में भी क्या होती है, डेवलपमेंट होता है। तो ये वर्कर्स के पर्सपेक्टिव से क्या हो गया बेनिफिट, उनको थोड़ा सा एक एक्सपोजर ज़्यादा मिलता है और वर्किंग एनवायरनमेंट में थोड़ा इंडिपेंडेंस फील होता है। तो ये चीज़ हो गया। सेकेंडली अब हम देखें तो एम्प्लॉयज़ को क्या बेनिफिट होता है। तो एम्प्लॉयज़ की बेनिफिट के लिए क्या चीज़ें हैं, तो कॉस्ट इफेक्टिवनेस ड्यू टू रिड्यूस्ड एम्प्लॉयज कॉस्ट एंड ओवरहेड कॉस्ट, ठीक है। यहाँ पे उनको प्रॉपर किसी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ना नहीं है, तो वहाँ पे ना एक प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट लेवल पे ऐसा कुछ नहीं होता है जहाँ पे उनको बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल्स हायर करने पड़ते हैं। तो वहाँ पे कॉस्ट इफेक्टिव चीज़ें हो जाती है, ठीक है। और डाइवर्सिफाइंग इनटू न्यू सर्विसेज इन इंडिया, जैसे उबर पहले कार सर्विसेज को लेकर आया कंट्री में, उसके बाद उबर ईट्स इन इंडिया आ गया जहाँ पे फूड सर्विस डिलीवरी भी स्टार्ट हो गई। तो यहाँ पे हम अपनी चीज़ों को, अपने होराइजन को क्या कर सकते हैं, वाइड भी कर सकते हैं, ब्रॉडन भी कर सकते हैं। तो ये एक इसका पॉजिटिव देख सकते हैं हम, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव टू स्केल, एबिलिटी टू स्केल क्विकली बेस्ड ऑन डिमांड, ठीक है। डिमांड के बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, तुरंत बढ़ भी सकते हैं, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चरल कॉस्ट हमारा ज़्यादा होता नहीं है फिजिकल लेवल पे। तो इससे हम क्या करते हैं, जल्दी ही क्या कर सकते हैं, स्केल कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं खुद को। तो एक पर्सपेक्टिव इसका एक इंपॉर्टेंट हमने यहाँ पे देखा। अब कंज्यूमर्स के पर्सपेक्टिव से क्या इंपॉर्टेंस है, तो चीपर गुड्स और सर्विसेज मिलते हैं क्योंकि कंपटीशन ज़्यादा है इस फील्ड में। तो ऑफर्स के थ्रू आप देखते हो कि आप जोमेटो से मंगाओगे तो 50% ऑफ, ये कोड यूज करने से ये ऑफ, ये वो ऑफ, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा फ्रीली अवेलेबल हो जाती हैं चीपर कॉस्ट पे। और उसके बाद ग्रेटर कन्वीनियंस, आपको कहीं ज़्यादा दूर जाना नहीं पड़ता, आपके ऑन डोर से डिलीवरी हो जाती है और आप घर बैठे ही क्या कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो इन सारी सर्विसेज और प्रोडक्ट्स को। तो ये सारी चीज़ें गिग इकोनॉमी की क्या है, बेनिफिट्स में आती हैं, लाई करती है। अब हम मेन आर्टिकल को देखेंगे, तो वही चीज़ अब यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। जो गिग वर्कर्स होते हैं, जो इस इकोनॉमी में वर्कर्स एम्प्लॉयड हैं, उनके लिए सोशल सेफ्टी नॉर्म्स हैं क्या, गवर्नमेंट के द्वारा क्या हमारे कंट्री में सोशल सेफ्टी नॉर्म्स इंप्लीमेंट किए गए हैं ताकि उनके वर्क कल्चर को, वर्क इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट किया जा सके और उनके राइट्स को प्रिजर्व किया जा सके। तो हम उस पर देखते हैं। तो अभी रिसेंटली यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ने एक ड्राफ्ट किया है नेशनल लॉ को, जहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि गिग वर्कर्स को सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स में इनकॉर्पोरेट करना चाहिए, ठीक है। ऑफर करना चाहिए उनको बेनिफिट, जैसे हेल्थ इंश्योरेंस हो गया, रिटायरमेंट सेविंग्स हो गई, क्योंकि अभी तक ये सारी चीज़ें उनको अवेलेबल नहीं है। तो ये चीज़ हमें करने की जरूरत है, यहाँ पे ये बताया जा रहा है, ठीक है। द गवर्नमेंट इज एक्सपेक्टेड टू रिक्वायर एग्रीगेटर्स टू कंट्रीब्यूट, ठीक है। अब गवर्नमेंट क्या एक्सपेक्ट कर रही है कि 1 से 2% अपने रेवेन्यू का जो एम्प्लॉयज़ हैं वो क्या करेंगे, कंट्रीब्यूट करेंगे। उसके साथ क्या होगा, एक सोशल सिक्योरिटी फंड इस्टेब्लिश किया जाएगा जिसके थ्रू क्या कर सकेंगे, गवर्नमेंट क्या कर सकेगी, प्रोवाइड कर सकेगी इंश्योरेंस और अदर जो बेनिफिट्स अदर सोशल सेक्टर स्कीम्स के द्वारा सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स में प्रोवाइड कराई जाती है अदर सेक्टर के वर्कर्स को, ठीक है। तो गवर्नमेंट जो रिवाइज कर रही है गिग एंड माइग्रेंट वर्कर्स के डेफिनेशन को, जिससे क्या कर सके, जो इकॉनमी है उसको और भी ज़्यादा क्या इंक्लूसिव बनाया जा सके, मोर इंक्लूसिव हम इस चीज़ को बना सके। और सेकेंडली क्या कर सके, हम मोर इंक्लूसिविटी के साथ साथ करेंट एम्प्लॉयमेंट रियलिटीज़ को भी बहुत अच्छे तरीके से केटर कर पाए, ठीक है। तो ये कुछ एक जो गवर्नमेंट के टारगेट्स हैं यहाँ पे, ठीक है। तो लेजिस्लेशन क्या करने वाला है, जो अभी हम जो गवर्नमेंट लेजिस्लेशन ला रही है उसमें मेन टारगेट क्या होगा कि यहाँ पे इस्टेब्लिश किया जाएगा एक वेलफेयर बोर्ड और क्रिएट किया जाएगा एक फंड, ठीक है। किसके लिए, सोशल सिक्योरिटी इंश्योर करने के लिए गिग वर्कर्स के, ताकि उनको एक हेल्थ सिक्योरिटी चाहिए, किसी को भी लाइफ सिक्योरिटी चाहिए, इंश्योरेंस, तो इन सारी चीज़ों की बेनिफिट्स उनको भी प्रोवाइड कराई जा सके, ठीक है। उसका डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म इंट्रोड्यूस किया जाएगा, जिससे क्या किया जा सके, वर्कर्स के राइट्स को प्रोटेक्ट किया जा सके। क्योंकि बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है ना कि ऐसा कोई गवर्नमेंट के द्वारा अगर कोई लॉज नहीं है तो उनके राइट्स को हम कई बार देखते हैं, डिलीवरी बॉयज़ को
एक्सप्लॉइट किया जाता है या फिर उनके राइट्स का हनन होता है। तो इन सब चीज़ों को काउंटर करने के लिए, एड्रेस करने के लिए गवर्नमेंट क्या करने वाली है, एक डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म भी स्टैब्लिश करेगी। ठीक है, तो ये एक बहुत ही अच्छा स्टेप है, क्योंकि आज के टाइम पे इकॉनमी जिस तरीके से हमारी शिफ्ट हो रही है ऑनलाइन की ओर, तो वहाँ पे इन सारी चीज़ों के लिए एक सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स लानी बहुत जरूरी है, जिससे क्या कर सकेंगे हम, इसमें एक वर्क इन्वायरमेंट प्रोटेक्ट कर पाएंगे, गुड वर्क कल्चर प्रोटेक्ट हो पाएगा। ठीक है, हम क्या करने वाले हैं कि वर्कर को रजिस्टर करने वाले हैं लेबर मिनिस्ट्री के ई श्रम पोर्टल पे। ठीक है, ई श्रम पोर्टल पे हम क्या करेंगे, वर्कर्स को रजिस्टर करने वाले हैं जो लेबर मिनिस्ट्री का है, जो एलिजिबल होंगे किस चीज़ के लिए, लाइफ और एक्सीडेंटल इंश्योरेंस हम उनको क्या करेंगे, प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, उसके साथ साथ अदर बेनिफिट्स भी प्रोवाइड करेंगे। तो यहाँ तक हमने देखा कि यूनियन मिनिस्ट्री किस तरीके से सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स में गिग वर्कर्स को इंक्लूड करने के प्लानिंग के हिसाब से फ्रेमवर्क क्रिएट कर रही है। ठीक है, जिसके बाद उनको हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ रिटायरमेंट सेविंग्स प्रोवाइड कराया जाए। ठीक है, एक सोशल सिक्योरिटी फंड भी स्टैब्लिश किया जाएगा, जो चीज़ हमने देखा यहाँ पे सोशल सिक्योरिटी, वेट अ मिनट, हाँ, सोशल सिक्योरिटी फंड स्टैब्लिश की जाएगी। ठीक है, जिसके थ्रू क्या किया जा सके, हेल्थ इंश्योरेंस और अदर बेनिफिट्स प्रोवाइड करेंगे। ई श्रम पोर्टल पे उनको रजिस्टर किया जाएगा, जिससे एक प्रॉपर गवर्नमेंट के पास डेटा प्रोवाइड हो जाए कि कितने ऐसे वर्कर्स हैं जो इस सेक्टर में एम्प्लॉयड है। ठीक है, अब यहाँ पे लेबर कोड्स के बारे में बताया जा रहा है कि कौन कौन सा हमारे कंट्री में लेबर लॉज है जहाँ पे इनको, इनके बारे में, राइट्स के बारे में, इनके प्रोविजंस को डिफाइन किया गया है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि गिग प्लेटफॉर्म से रिलेटेड सिर्फ एक ही लेबर लॉ है, सिर्फ एक ही कोड है जहाँ पे गिग रिलेटेड कोई जो प्रोविजंस दिए गए हैं वो है सोशल सिक्योरिटी कोड 2020। ठीक है, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि बस यही चीज़ है हमारे कंट्री में जो चीज़ इसके बारे में डिस्कस करती है, सोशल सिक्योरिटी कोड 2020 जो है। इसके अलावा कहीं पर भी हमारे कंट्री में नहीं डिस्कस किया गया। ठीक है, यहाँ पे जो गिग और माइग्रेंट, सॉरी, गिग और अदर प्लेटफॉर्म पे जो वर्कर्स हैं उनको क्या किस तरीके से परसीव किया गया, इनफॉर्मल सेक्टर वर्कर्स की तरह। यानी आप देख सकते हैं कि जो गिग इकॉनमी है उसको आज भी यहाँ पे हमारे कंट्री में जो लॉज हैं वहाँ वो किस में इंक्लूड करके रखती हैं, इनफॉर्मल सेक्टर में। तो ये बहुत ज़्यादा जरूरी है कि इसको एक ऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या किया जाए, ट्रांसफॉर्म किया जाए, ताकि प्रॉपर वे में इसका इम्प्लीमेंटेशन हो सके, क्योंकि आज के टाइम पे ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। इकॉनमी का एक सेंट्रल पोजीशन ये हायर करता जा रहा है, आप अगर एक तरीके से देखो तो। द इशू अराइजेस फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ गिग वर्कर इन सोशल सिक्योरिटी कोड 2020 विच प्लेसेस देम आउटसाइड द ट्रेडिशनल एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप। ठीक है, अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ रहा है कि गिग वर्कर्स को हमने देखा कि कैसे वो फ्री इंडिपेंडेंट वर्कर्स होते हैं जो कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे वर्क करते हैं। तो यहाँ पे एक एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप नहीं है जो एक कंपनी में होता है। ठीक है, जहाँ पे एम्प्लॉयर क्या करता है, एम्प्लॉयमेंट देता है एम्प्लॉयज को, तो इस तरीके से ये कनेक्शन यहाँ पे नहीं बैठ पाता। और इससे क्या प्रॉब्लमेटिक है कि दिस इज प्रॉब्लमेटिक सिंस मेनी गिग employers as in some of the well known companies operate as formal entities within the formal सेक्टर। यहाँ पे प्रॉब्लम है कि बहुत सारे गिग एम्प्लॉयर्स जो है जो इकोनॉमी में फंक्शन कर रहे हैं, कंपनी में फंक्शन कर रहा है, इसमें क्या है, फॉर्मल सेक्टर में फंक्शन कर रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है, ट्रेडिशनल एम्प्लॉयमेंट फ्रेमवर्क है उसमें क्या हो रहा है, उससे गिग वर्कर्स जो है एक्सक्लूड हो जा रहे हैं, उनको इंक्लूड नहीं किया जा पा रहा है। जिसपे हम जो हमारे ट्रेडिशनल एम्प्लॉयमेंट फ्रेमवर्क है उनके लिए लॉज लाते हैं, तो उससे जब एक्सक्लूड हो जाएंगे गिग वर्कर्स तो उनको वो जो प्रोविजंस है हमारे लॉज, लेबर लॉज हैं, कोड्स हैं, सोशल सिक्योरिटी कोड, इन सभी चीज़ों से क्या किया जाएगा, डिप्राइव हो जा रहे हैं डिलिबरेटली वो लोग। ठीक है, तो इस चीज़ को हमारे कंट्री में एड्रेस करने की ज़रूरत है, क्योंकि इन गिग इकोनॉमी एम्प्लॉयमेंट रिलेशंस रिमेन्स एम्बिग्यूअस एंड वर्कर्स आर कैटेगराइज्ड एज इंडिपेंडेंट वर्कर्स और कॉन्ट्रैक्टर्स। ये चीज़ आपको समझ लेना है कि जो गिग इकोनॉमी है हमारा, उसमें क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट जो है, एम्प्लॉयमेंट रिलेशंस एम्बिग्यूअस रहता है, यानी कोई एक बेसिक एम्प्लॉयमेंट रिलेशन नहीं स्टैब्लिश हो पाता ना एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय में, जो हमने डिस्कस किया, क्योंकि ये एक कंपनी नहीं है। ठीक है, इन द सेंस ये एक प्रॉपर एक वो कंपनी कल्चर जो होता है, कॉर्पोरेट कल्चर, उस तरीके से वर्क नहीं करती। तो ये चीज़ एम्बिग्यूअस रह जाती है। और सेकेंडली क्या है, वर्कर्स को कैटेगराइज किया जाता है इंडिपेंडेंट वर्कर्स और कॉन्ट्रैक्टर्स के बेसिस पे, जिससे उनके राइट्स को सिक्योर करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ये चीज़ हमने देखा। देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ इंटाइटलमेंट बिटवीन इंस्टीट्यूशनल सोशल सिक्योरिटी एंड सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स। ठीक है, एक यहाँ पे बताया जा रहा है कि बहुत बड़ा डिफरेंस है सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स के जो इंटाइटलमेंट्स है उसमें और जो इंस्टीट्यूशनल सोशल सिक्योरिटी है उसमें। ठीक, जैसे एग्जांपल बताया जा रहा है कि फॉर्मर वर्कर्स जो है 26 वीक के पेड लीव अलॉन्ग विद जॉब सिक्योरिटी फॉर द इंटायर पीरियड ऑफ मैटरनिटी बेनिफिट इनके अंदर इनको मिलता है। यानी ये सारी चीज़ें फैसिलिटी किसको मिलती है, फॉर्मर वर्कर्स जो उनको 26 वीक का एक पेड लीव मिल जाता है। ठीक है, उसके साथ जॉब सिक्योरिटी रहती है और मैटरनल बेनिफिट भी मिलती है। ठीक है, ये इंस्टीट्यूशनल सोशल सिक्योरिटी के अंदर आता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये किस चीज़ के अंदर आ रहा है, फॉल कर रहा है इंस्टीट्यूशनल सोशल सिक्योरिटी। और सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स के अंदर मैटरनल बेनिफिट्स मिलते हैं जो गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड कराए जाते हैं, जैसे मॉनिटरी सपोर्ट कुछ हो गया, जो इनफॉर्मल सेक्टर में रजिस्टर्ड है उसमें देखा जा रहा है कि ये चीज़ें प्रोवाइड कराई जाती है। तो इसका कोई एक
रजिस्टर्ड या फिर डिफाइंड फ्रेमवर्क नहीं है इस चीज़ के लिए हमारा जो ये सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स है, क्योंकि गवर्नमेंट अपने अकॉर्डिंगली क्या करेगी, फॉर्मुलेट करेगी, और जो एक्ट होता है, जो इंस्टीट्यूशनल सोशल सिक्योरिटी जो फॉर्मल सेक्टर में इंप्लीमेंट है, वो आपको करना ही है, वो उसको कॉन्स्टिट्यूशन आई मीन सॉरी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी प्रोवाइड कराई जा चुकी है। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे आ रही है, तो ये कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। उसके बाद द गैप बिटवीन एन इंस्टीट्यूशनल सोशल सिक्योरिटी एंड सोशल सिक्योरिटी स्कीम इन टर्म्स ऑफ इंटाइटलमेंट इज वेरी एविडेंट। ये हमने देख लिया किस तरीके से इसमें डिफरेंस है। फॉर्मल सेक्टर में एक डिफाइंड लॉज है इस चीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए, और यहाँ पे इनफॉर्मल सेक्टर में गवर्नमेंट के स्कीम्स पे सारी चीज़ें डिपेंडेंट रहती हैं। ठीक है, तो सोशल सिक्योरिटी कोड जो 2020 का सेट करता है गिग वर्कर्स को प्रोवाइड करने के लिए सर्टेन सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स, पर इंस्टीट्यूशनल सिक्योरिटी नहीं डिफाइन करता, प्रोवाइड करता, क्योंकि वो एज एन इंस्टीट्यूशन वर्क ही नहीं करते। ठीक है, मिनिमम वेजेस प्रोटेक्शन आर मिसिंग फॉर गिग वर्कर्स, यानी मिनिमम वेजेस प्रोटेक्शन नहीं उनको प्रोवाइड हो पा रही है। गिग वर्कर्स जो है इंक्लूड नहीं किए गए इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड में, और उनको कवर नहीं किया गया डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म में। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों के कारण गिग वर्कर्स को बहुत बार क्या करना पड़ता है, प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है अपने वर्किंग कल्चर में, जहाँ पे उनके राइट्स को एक्सप्लॉइट किया जाता है मोर और लेस। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें उनको फेस करनी पड़ती है। तो ये सारे प्रॉब्लम्स हमने देखे कि किस तरीके से गिग इकोनॉमी में गिग वर्कर्स को प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। तो यहाँ बताया जा रहा है कि if the Union Ministry of Labour and Employment is serious about protecting the interest of an ever-increasing number of gig workers in the country, it should define the employment relations in gig and platform in an explicit manner and remove the wheel। ठीक है, आप बस एक आप चीज़ इतना ध्यान रखो कि यहाँ पे एक कंक्लूजन बताया जा रहा है कि अगर गवर्नमेंट सीरियस है कि जो गिग इकॉनमी हमारी बहुत हाई लेवल पे इंक्रीज कर रही है, हमने डेटा भी देखा था, तो उसको प्रोटेक्ट करना है, तो उनके लिए एक एग्रीगेट वे में क्या करना पड़ेगा, हमको एक सोशल स्कीम्स इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा और फॉर्मुलेट करना पड़ेगा, जिससे उनके राइट्स को क्या किया जा सके, प्रोटेक्ट किया जा सके, और एक वर्क कल्चर सेफ वर्क कल्चर प्रमोट किया जा सके। जिस तरीके से एग्जांपल दिया गया कि यूके के सुप्रीम कोर्ट ने ऊबर केस को, मतलब जो ऊबर ड्राइवर्स एज वर्कर्स कहा जाने के लिए डायरेक्ट किया था, क्योंकि मैं बताया जा रहा है कि एक इंपॉर्टेंट प्रेसिडेंट सेट किया गया, किसके द्वारा, एक प्रेसिडेंट सेट किए गए यूके सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इन ऊबर केस 2011, जहाँ पे ऊबर वॉज डीम टू बी एन एम्प्लॉयर, ऊबर एक एम्प्लॉयर की तरह परसीव किया जा रहा था जो एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करा रहा है ऊबर ड्राइवर एज वर्कर्स। ठीक है, तो उनके बीच में एक लेबर लॉज इस्टेब्लिश करना ताकि एक एम्प्लॉयर रिलेशन इस्टेब्लिश किया जाए। तो ये एक प्रेसिडेंट इस्टेब्लिश किया गया ताकि ये चीज़ हम अपने कंट्री में भी फॉलो कर सके। ठीक है, हमें क्लैरिफाई करना होगा रिलेशनशिप, एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप गिग वर्कर्स का, जिससे हम फर्दर प्रमोट कर पाए फॉर्मलाइजेशन इन वर्कर्स इन दिस फॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्कर्स इन दिस सेक्टर, ताकि हम वर्कर्स को क्या कर सकते हैं, फॉर्मलाइज कर पाए इस सेक्टर में। ठीक है, मोर ओवर द इंटायर लेबर कोड वॉज डिजाइन फॉर सिंप्लीफिकेशन एंड रैशनलाइजेशन। जो इंटायर लेबर कोड है जो सिंप्लीफिकेशन और रैशनलाइजेशन के लिए डिज़ाइन किया गया था, तो हमें ये चीज़ ध्यान देना होगा कि सेपरेट लॉज लाना पड़ेगा वर्कर सेगमेंट के लिए, इस सेक्टर के लिए, जहाँ पे हम गिग वर्कर्स के रिलेशनशिप को डिफाइन कर पाए और उनके लॉज को प्रोटेक्ट कर पाए। तो यहाँ पे हमने ये चीज़ भी देख लिया, तो हमें समझ में आ गया किस तरीके से गिग इकॉनमी को, जो हम राइजिंग गिग इकॉनमी है हमारी, गिग वर्कर्स का एक लार्ज सेक्शन जो डेवलप हो रहा है आज के टाइम पे, उसको हम प्रोटेक्ट करेंगे और किस तरीके से उनके लॉज को सिक्योर करेंगे। ठीक है, तो इसी के साथ ये आर्टिकल भी खत्म होता है हमारा। अब जो हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है उसमें हम देखेंगे कि इंडिया सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल फोकस एंड इट्स ह्यूमन डेवलपमेंट इश्यूज, कि यहाँ पे हम देखेंगे कि इंडिया का क्या पोजीशन रहा है अभी तक, इंडिया का जो अपना सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने में किस तरीके से इंडिया ने फोकस किया है, क्या इनिशिएटिव्स, क्या स्टेप्स उसने लिए हैं, और उसके अलावा जो भी ह्यूमन डेवलपमेंट में हमारे साथ इशूज एसोसिएटेड है उसके बारे में देखेंगे। तो यहाँ पे स्टार्टिंग में बस एक इंट्रो बताया गया है कैसे ह्यूमन डेवलपमेंट सबमिट हुआ है, एसडीजी सबमिट, ये सारी चीज़ें हुई हैं, तो इसके बारे में ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमें नहीं देखना है पेपर 2 के पर्सपेक्टिव से। हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट यहाँ पे आता है कि नोबेल लॉरिएट जो हमारे अमर्त्य सेन थे, उन्होंने अपने बुक डेवलपमेंट एज फ्रीडम में कहा है कि डेवलपमेंट का मतलब क्या है, कि एक ऐसा प्रोसेस जहाँ पे एक्सपैंड कर सकते हैं हम रियल फ्रीडम पीपल का एंजॉय करने का। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, डेवलपमेंट कहते हैं। ठीक है, तो हम समझ गए कि डेवलपमेंट का डेफिनेशन क्या है अकॉर्डिंग टू अमर्त्य सेन, कि डेवलपमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ एक्सपैंडिंग द रियल फ्रीडम दैट पीपल एंजॉय। ठीक है, हमने अप्रोचेस के बारे में पढ़ा है क्लास 12 की एनसीईआरटी में, ह्यूमन डेवलपमेंट में, उसमें डिटेल में आप पढ़ लेंगे इस चीज़ को, यहाँ पे हम ज़्यादा इसको एक्सटेंड नहीं करते। यहाँ पे बताया जाता है कि फ्रीडम फ्रॉम हंगर एंड इल हेल्थ ऑन वन हैंड एंड जेंडर एंड इनकम इक्वालिटी एंड एक्सेस टू क्वालिटी एजुकेशन ऑन द अदर हैंड लीड टू द अचीवमेंट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट कंसिक्वेंटली टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट। यहाँ पे कह रहा है कि कैसे हंगर और इल हेल्थ से फ्रीडम और जेंडर और इनकम इक्वालिटी अचीव करने से हम क्या कर सकते हैं, एजुकेशन में क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कराकर हम क्या कर सकते हैं,
ह्यूमन डेवलपमेंट को भी अचीव कर सकते हैं, एंड अलॉन्ग विद दैट हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट को भी अचीव कर सकते हैं, क्योंकि ये सारे हमारे क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स ही हैं। ठीक है, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को जब हम फुलफिल करते हैं, अचीव करने की और अपने स्टेप्स आगे बढ़ाते हैं, तो उसके साथ साथ क्या होता है, हमारा जो ह्यूमन डेवलपमेंट है वो भी क्या होता है, फुलफिल होता है। अब हम यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो कंट्रीज एस्पायर कर रही हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने के लिए, उनको कुछ मेजर्स लेने पड़ेंगे जिससे वो क्या कर सके, ह्यूमन डेवलपमेंट को अचीव कर सके। क्योंकि यहाँ पे ह्यूमन डेवलपमेंट और अपना सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है, ये दोनों क्या है, इंटर रिलेटेड है, दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। किसी एक का डेवलपमेंट से क्या होगा, हमारा दूसरा वाला का डेवलपमेंट अपने आप परस्यू होने लगेगा। ठीक है, अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट आई थी 2023-24 की, उसमें इंडिया जो है मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट कैटेगरी में एशिया इंडेक्स में प्लेस किया गया, जिसका रैंक क्या है, जिसका स्कोर क्या रहा, 0.644। ठीक है, इंडिया का रैंक खैर कुछ ज़्यादा बढ़िया तो रहा नहीं है, इंडिया का रैंक ऑलमोस्ट 134 रहा है 193 कंट्रीज में से। तो इससे हम समझ सकते हैं कि इंडिया का कुछ प्रॉपर स्टेप्स नहीं रह रहे, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि इनके जो पैरामीटर्स हैं, ये ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो अपने जिस पैरामीटर्स पे ये लोग मेजर करते हैं, हम उस पैरामीटर को फुलफिल नहीं कर रहे हैं। हमारे एस्पेक्ट से क्या हो रहा है, मे बी हम डेवलपमेंट कर रहे हो, पर इनके एस्पेक्ट पे हम क्या खड़े नहीं उतर रहे हो। तो ये चीज़ें हैं। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि कुछ जो इंडिया की कंट्रीज है, नेबरिंग कंट्रीज, उनके भी रैंक्स हम देख लेते हैं, जो कि इंडिया से बेटर स्टेजेस में अभी। मलेशिया का 63rd रैंक है, थाईलैंड हमारा 66 रैंक पे है, चाइना 75 पे, श्रीलंका, इंडोनेशिया, भूटान। और देखो आप ये भी देख लो कि इवन बांग्लादेश, जहाँ पे मिलिट्री कूप ये सब हो रखा है, वो भी हमारा क्या है, इससे इंडिया से अच्छे रैंक पे। तो ये कुछ ड्रॉबैक्स रहते हैं इनके मेजरमेंट में, बट हमें उस चीज़ पर फोकस नहीं करना। हमें इस आर्टिकल में ये देखना है कि हमारा क्या अपना मेन फोकस रहेगा। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि वन ऑफ द रीजन फॉर द स्लो ग्रोथ। अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि स्लो ग्रोथ क्यों रहा है इंडिया का, तो सबसे मेन रीजन था कोविड पैंडेमिक, और इसके जो इम्पैक्ट हुए ह्यूमन डायमेंशन पे, एजुकेशन और इनकम पे क्या हो गया, एक मेजर इम्पैक्ट पड़ा है हमारे सोसाइटी के ऊपर, या फिर मेजर चंक ऑफ द पॉपुलेशन है हमारी कंट्री का, वो इस चीज़ से सफ़र हुआ कोविड-19 पैंडेमिक से बुरी तरह से। ठीक है, अब यहाँ पे जेंडर गैप के बारे में देखते थे। द HDR ऑल्सो प्रेजेंट्स द जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स फॉर 193 कंट्रीज। ठीक है, HDR जो है 193 कंट्रीज के जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स भी प्रेजेंट करता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि जेंडर में कितनी इक्वालिटी है, कितनी पैरिटी है किसी कंट्री के अंदर। तो इट मेजर्स डिस्पैरिटीज इन ह्यूमन डेवलपमेंट बाय जेंडर। यहाँ पे ह्यूमन डेवलपमेंट को जेंडर इक्वालिटी के बेसिस पे क्या किया जाता है, मेजर किया जाता है कि कौन सी कंट्री में जेंडर को इक्वालिटी, दोनों जेंडर्स को इक्वालिटी प्रोवाइड कराई गई है, उसके बेसिस पे हम क्या करते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट को मेजर करते हैं। द रिपोर्ट कंटेन्स HDI वैल्यूज एस्टिमेटेड सेपरेटली फॉर वुमेन एंड मेन, द रेशियो ऑफ विच GDI वैल्यू। ठीक है, जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स पे हम देखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे पता चला कि जितना ज़्यादा रेशियो जो अपना 1 के क्लोज होगा, द लेसर द गैप देयर इज बिटवीन वुमेन एंड मेन। जितना ही ज़्यादा हमारा अब GDI अगर हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो इसका रेशियो जितना ही ज़्यादा 0 के क्लोज होगा, सपोज 0.9 है, 999 है। ठीक है, इसका मतलब कि जो हमारी उस कंट्री में मेल एंड फीमेल हैं, उनके बीच में क्या है, जेंडर गैप बहुत ज़्यादा कम है, यानी जेंडर इक्वालिटी है। और ये चीज़ हमें सबसे ज़्यादा कि कहाँ पे देखने को मिलती है, ये जो हमारे डेवलप्ड कंट्रीज होते हैं ना, वहाँ पे ये सारी चीज़ें हमें अपने विटनेस करने को मिलती है। मेनली जो डेवलपिंग कंट्रीज होते हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा इश्यूज क्रिएट होते हैं उनके जेंडर डेवलपमेंट के रिलेटेड, क्योंकि वहाँ पे वुमेन को ना पैट्रियार्कल वे में, हमारे इंडिया में अगर कॉलोनियल रूल देखा जाए तो पैट्रियार्की बहुत ज़्यादा प्रिवेल करती थी, जहाँ पे हम वुमेन को क्या करते थे, बैक फुट पे रखते थे। ठीक है, उनको फ्रंट फुट पे नहीं लाया जाता था, मेन स्ट्रीम में नहीं हम इंक्लूड करते थे। ठीक है, अब मैं बता रहा है अमॉन्ग द 42 मीडियम ह्यूमन डेवलप्ड कंट्रीज, जो मीडियम स्टेजेस पे ह्यूमन डेवलपमेंट में, जिसमें इंडिया भी फॉल करता है, वहाँ पे ओनली 7 है जो लो इक्वालिटी है, जहाँ पे HDI अचीवमेंट में मेन और वीमेन। ठीक है, और वो कंट्रीज कौन विद एब्सोल्यूट डेविएशन फ्रॉम जेंडर पैरिटी ऑफ मोर देन 10%। ठीक है, जहाँ पे जेंडर डिस्पैरिटी ज़्यादा है, जहाँ पे जो मेन और वुमेन को इक्वली ट्रीट नहीं किया जाता। वैसे कंट्रीज में कौन कौन से, इंडिया, बांग्लादेश हमारा हो गया, नेपाल, युगांडा, मोरक्को, सीरिया, अरब इमिरात, सीरियन अरब रिपब्लिक एंड किरीबाती, ये कुछ कंट्रीज है जहाँ पे जेंडर डिस्पैरिटी ज़्यादा है। और ये किस कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं कंट्रीज, मीडियम डेवलप्ड कंट्री, मीडियम ह्यूमन डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, जेंडर पैरिटी को कंपेयर कर रहे हैं। तो इंडिया में सबसे ज़्यादा जेंडर गैप बताया जा रहा है इन द लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। यहाँ पे एक डेटा भी दिया गया है कि 47.8% पॉइंट डिफरेंस बिटवीन मेन एंड वुमेन। मेन का इतना परसेंटेज है पार्टिसिपेशन, मेन का ये पार्टिसिपेशन है और वुमेन का हमारा यहाँ है। ठीक है,
फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इन इंडिया इज़ वेरी लो व्हेन कंपेयर टू मेनी कंट्रीज। ये तो हमें पता भी है, हम ये चीज़ देखते भी हैं कि हमारे कंट्रीज़ में वुमेन का पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा कम है और उसके मल्टीपल रीजन है। ये कभी कोई आर्टिकल आएगा एक्स्ट्रा तो हम उस चीज़ में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे एक डेटा देखा जा रहा है कि इन द लास्ट लेटेस्ट पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे पब्लिश बाय मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। आपको ये भी चीज़ पता रहना चाहिए कि PLFS सर्वे जो है हमारा PLFS है, इसको कौन इम्प्लीमेंट करता है? तो स्टैटिस्टिक्स, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन हमारा ये प्रेजेंट करता है इस चीज़ को, जहाँ पे बताया जा रहा है कि ऑलमोस्ट 37% जो फीमेल है वर्किंग एज में, ठीक है, वेर इन लेबर फोर्स इन 2023, ठीक है, 2022 एंड 23, 2022 से 23 तक के इसके रिपोर्ट में जो हमारे कंट्री में 15 साल से ऊपर की जो वीमेन है, 15+ जो गर्ल्स हैं या फिर फीमेल्स कह सकते हैं, उनमें से सिर्फ 37% ही वर्किंग एज पॉपुलेशन है, ठीक है। एंड इट वॉज 23, जहाँ पे 23% के अराउंड थे 17-18 में, यानी ये चीज़ थोड़ा इंक्रीज हुआ है पर बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं, मार्जिनल इंक्रीज नहीं हुआ है, ठीक है। देयर इज ह्यूज गैप इन फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन इन रूरल एंड अर्बन एरियाज। यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि रूरल और अर्बन एरियाज में भी गैप बहुत ज़्यादा परसिस्ट करता है, ठीक है। रूरल एरियाज में वुमेन कम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करती है कंपेयर टू अर्बन एरियाज, ये चीज़ हमने देख लिया। उसके बाद इनकम इनइक्वालिटी के बारे में देखें तो इनकम इनइक्वालिटी भी बहुत राइज पे हमारे कंट्री में, क्योंकि यहाँ बताया जा रहा है डेटा कि इंडिया इज वन ऑफ द कंट्रीज वेयर इनकम शेयर्स हेल्ड बाय द रिचेस्ट 1% इज वेरी हाई, ठीक है। जो 1% पॉपुलेशन है हमारे कंट्री में, वो इस कंट्री का 21.7% वेल्थ एक्वायर करके रखे हुए हैं, यानी वो हेल्ड करते हैं, ठीक है। ये चीज़ हमने देख लिया। कंपैरिजन यहाँ देख रहे हैं कि बांग्लादेश में कितने हैं, चाइना, भूटान, नेपाल, यहाँ पे देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में कौन है, इंडिया ही यहाँ पे लाई करता है, ठीक है। इनकम इनइक्वालिटी इंडिया में हाइयर है, वर्ल्ड का एवरेज 17.5% है, साउथ एशिया का 19.6% और इंडिया का क्या है 21.7% हमने देख लिया, ठीक है। तो हमारे इंडिया का जो इनकम इनइक्वालिटी है अपने जो रीजनल ग्रुप से, जैसे अपने ईस्ट एशिया में हो गया, पैसिफिक रीजन में, यूरोप में, सेंट्रल एशिया में, उनसे भी ज़्यादा, वहाँ पे भी 16.5%, 15.7%, बट वेयर वी आर स्टैंडिंग एट 21.7%। तो इंडिया को एड्रेस करने की जरूरत है जेंडर डेवलपमेंट इशूज़ को और इनकम इनइक्वालिटीज़ को भी रिड्यूस करने की जरूरत है ताकि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल अचीव कर पाए। इस आर्टिकल में हमने देख लिया कि क्या क्या इंडिया के परसिस्टेंट प्रॉब्लम है, जो चीज़ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के साथ साथ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भी हमारे रैंक को नीचे लेके जा रहे हैं, तो उस चीज़ को हमें इंप्रूव करने की जरूरत है। और जब हम वो चीज़ फोकस करेंगे तो ये दोनों चीज़ें हमारी अचीव हो पाएंगी, ठीक है। तो ये आर्टिकल हमने देख लिया। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल। यहाँ पे हम देख रहे हैं फोरकास्टिंग बेटर इन इंडिया कम रेन और शाइन, ठीक है। हम यहाँ पे वेदर फोरकास्ट के बारे में कुछ देखेंगे। IMD के बारे में कुछ डिस्कस किया गया है कि IMD को जो किस तरीके से अपने अंदर रिफॉर्म्स लाने चाहिए या फिर इवॉल्व करना चाहिए ताकि हम और भी ज़्यादा एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा सके। तो हमारा आर्टिकल शुरू होता है एक डेटा से। तो अकॉर्डिंग टू 2021 स्टडी बाय द काउंसिल ऑन एनर्जी इन्वायरमेंट एंड वाटर, ठीक है, CEEW के द्वारा बताया गया है कि अप्रोक्सीमेटली 40% ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स इन इंडिया, ठीक है। आप यही सारे डेटा यूज कर सकते हो अपने आंसर राइटिंग में, ठीक है। जो आप पूछते हो कि मैं अपने बॉडी में क्या लिखूं, मेन बॉडी में क्या डेटा लिखा जा सकता है, यहीं से जब आप एडिटोरियल पढ़ते हो तो ये चीज़ आपको डेटा यहाँ पे मिल रहा है ना, आप ये अपने आंसर्स में नोट करो, अपने नोट्स में इसको मेंशन करो ताकि आप रिवाइज कर सको। अभी जब आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करोगे तो इस चीज़ों को मेंशन करके क्या कर सको, अपने आंसर राइटिंग को और अच्छा कर पाओगे। तब जब आप इसको अपने आंसर राइटिंग में यूज़ करना स्टार्ट करोगे प्रैक्टिस में, जब घर पे प्रैक्टिस कर रहे हो, तब जाकर आपको समझ में आएगा कि ये सारी चीज़ें कहाँ यूज कर सकते हैं आप और किस तरीके से आपको मेमोराइज होने लगेंगी ये सारी चीज़ें, ठीक है। यही एक स्लो प्रैक्टिस होता है जो आप पेपर 2 के लिए डेवलप कर सकते हो। देयर इज नो शॉर्टकट टू पेपर 2, आपको ये चीज़ समझना होगा, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू 2021 सेंसस डेटा हमने ये देख लिया कि जो 40% डिस्ट्रिक्ट है हमारे कंट्री में, वहाँ पे अल्टरनेटिंग क्लाइमेट हैजार्ड्स मतलब एक्सपीरियंस किए जा रहे हैं। जैसे कुछ फ्लड प्रोन एरिया है, कहीं पे ड्रॉट आ रहा है, कहीं पे ड्राई सीजन है और मल्टीपल क्लाइमेट चेंज जो हमारे इश्यूज है वो चीज़ विटनेस किए जा रही है, ये चीज़ हमने देखा, ठीक है। इट इज़ एविडेंट दैट इंडिया मस्ट इन्वेस्ट इन एनहांसिंग वेदर फोरकास्टिंग एंड ब्रिंगिंग टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन टू द फोरफ्रंट। हमें इससे समझ में तो इतना आ गया है कि इंडिया को अपने वेदर फोरकास्टिंग पे और भी ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है और टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन को भी फोर फ्रंट पे लाने की जरूरत है, जिससे हम क्या कर सके सेफ्टी इंश्योर कर पाए और वो सारे इश्यूज को एड्रेस कर पाए जो वेदर और एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस हो रहे हैं उसको रिड्यूस कर पाए, ठीक है। उसके इम्पैक्ट को हम रिड्यूस कर पाए या फिर उस चीज़ को प्रॉपर्ली मॉनिटर करके उस पर एक्ट कर पाए। इन सारे स्टेप्स लेने की जरूरत है हमें। तो इसके कंटेक्स्ट में गवर्नमेंट ने मिशन मौसम लॉन्च किया था सितंबर 2024 में, जिसका मेन फोकस क्या था, इंक्रीजिंग इंडियाज वेदर ऑब्जर्वेशन नेटवर्क। हमें इसका मेन फोकस क्या था कि हम इंडिया के वेदर ऑब्जर्वेशन नेटवर्क को क्या करें, इम्प्रूव करें। उसके बाद क्या कर सकते हैं, इम्प्रूविंग एक मिनट, हाँ
इम्प्रूविंग वेदर फोरकास्टिंग मॉडल्स एंड इन्वेस्टिगेटिंग वेदर मॉडिफिकेशन टेक्निक्स। ये हमारा मेन फोकस था कि हम क्या क्या चीज़ों पे ध्यान दे सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हमें समझ में है। अब मिशन को इम्प्लीमेंट कहाँ कहाँ करना है, तो प्राइमरली अभी तक 3 इंस्टीट्यूट में इस चीज़ को इम्प्लीमेंट किया गया है। तो सबसे पहले हमारा क्या इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है यहाँ पे हमारा, फिर नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग है, और उसके अलावा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी। इन 3 जगह पे हमने इस चीज़ को इम्प्लीमेंट किया है। अब किसकी बात कर रहे हैं हम मिशन मौसम की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको हमने क्या किया है, इन 3 जगहों पे इम्प्लीमेंट किया है, ठीक, अभी के टाइम पे। और इसका मेन फोकस हमने देख लिया कि क्या क्या किस तरीके से वेदर फोरकास्टिंग हमारी सागा को क्या करना है, इंप्रूव करना है और इसमें इवॉल्व करना है। अगर हम इसके पोटेंशियल को प्रॉपरली हार्नेस करना चाहते हैं तो इंडिया को क्या करना पड़ेगा, अपने फोरकास्टिंग कैपेबिलिटीज़ को क्या करना पड़ेगा, और भी ज़्यादा इन्हेंस करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि वो चीज़ हाई क्लाइमेट रिस्क हम फेस कर रहे हैं अभी के टाइम पे, और उसके लिए हमें वाइडली अवेलेबल डेटा प्रोवाइड कराने होंगे, जिससे क्या कर सके हम हर एक सेक्टर, यानी एनर्जी सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर, वाटर सेक्टर, हम इन सारे सेक्टर में क्या कर सके, एक प्रॉपर मॉनिटरिंग के थ्रू हम पॉलिसी फॉर्मुलेशन कर सके, जिससे हम इम्पैक्ट रिड्यूस कर सके एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस के, ठीक है। अब इसके की पाथवेज क्या है मिशन मौसम के, हमको इस पे भी फोकस करना चाहिए कि हमें जो हमने ये टारगेट लिया है इस चीज़ को हम किस तरीके से अचीव करेंगे, किस तरीके से इंप्लीमेंट करेंगे, और किस तरीके से हम इसमें इन्हेंसमेंट करेंगे और टाइम टू टाइम क्या कर सकते हैं, इवॉल्व कर सकते हैं इन चीज़ों को लेकर, ठीक है। अब यहाँ पे हम कुछ एक प्रायोरिटीज देखेंगे, किस तरीके से हमें इन सारे प्रायोरिटी सेट जो हमारे सेट किए गए इन सब चीज़ों पे फोकस करना है, ठीक है। तो यहाँ कुछ एक बताया गया, जैसे पहला आपका यहाँ पे हम देख रहे हैं, ठीक है। उसका सेकंड प्रायोरिटी हमारी ये और थर्ड प्रायोरिटी ये है। तो इन सारे प्रायोरिटी एस्पेक्ट्स को हम यहाँ पे देखेंगे, जहाँ पे हम समझ पाए कि क्या क्या हमें करना चाहिए। तो सबसे पहले क्या करना होगा हमें, तो इंस्टॉल करना पड़ेगा वेदर ऑब्जर्वेशन प्लेटफॉर्म्स इंडिया के वेस्टर्न कोस्ट पे, क्योंकि हमें पता है कि वेस्टर्न कोस्ट हमारा कितना ज़्यादा प्रोन है। हमने ज्योग्राफी में पढ़ा है कि जो वेस्ट कोस्ट है यहाँ पे साइक्लोन्स भी अच्छे खासे आते हैं, ठीक है। उसके अलावा क्या है, यहाँ पे मानसून भी हमारे डिफरेंट वो क्या बोलते हैं, अक्टूबर में जो अपना ये रिट्रेटिंग मानसून है उस टाइम पे रेनफॉल होती है। जैसे हम देखते हैं कि तमिलनाडु इन सब रीजन में, बेंगलोर ये सारे साउथ इंडियन रीजन में फ्लड की बहुत ज़्यादा सिचुएशन हमारी आ जाती है, ठीक है। और यहाँ पे कोस्ट है, ठीक है, ये सारे कोस्ट है। तो यहाँ कोस्टल रीजन पे जो लोग रहते हैं ये ज़्यादा जो हमारे फ्लड डिजास्टर हो गया, फिर हैवी रेनफॉल, इन सारी चीज़ों से ज़्यादा प्रोन रहते हैं। तो हमें ऐसा एक सिस्टम बिल्ड करना होगा जहाँ पे इनको हम अर्ली एक्सेस प्रोवाइड करा पाए, जिससे ये वेदर फोरकास्ट कर पाए और खुद को सेफ जगह पे प्लेस कर पाए। और इसके लिए इंडिया ने क्या किया है, 39 डॉपलर वेदर रडार्स इंस्टॉल किए हैं, ठीक है, जिसका मेन फोकस क्या है, तो प्रोवाइड करना शॉर्ट टर्म फोरकास्ट, ठीक है, जो मिनट से आवर्स तक के हम रेंज के अंदर क्या कर सके, हम फोरकास्ट इंश्योर कर पाए कि कहाँ पे कितने रेनफॉल होने वाले। इन सारी चीज़ों के लिए हमने क्या किया है, डॉपलर वेदर रडार्स को इंस्टॉल किया है। और ठीक है, रिसेंट स्टडी से पता चल रहा है कि साइक्लोन्स आर बिकमिंग मोर फ्रीक्वेंट एंड इंटेंस इन अरेबियन सी, जो कि मैंने आपको मैप के थ्रू बताया कि कोस्टल एरियाज है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा साइक्लोन जो है हमारा इंटेंस होता जा रहा है। तो इससे क्या होगा, ये कोस्टल एरियाज पे इम्पैक्ट पड़ने वाला है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अपने वेस्टर्न कोस्ट पे क्या करना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा रडार्स इंस्टॉल करने पड़ेंगे, ताकि हम वेदर फोरकास्टिंग एक एफिशिएंट वे में कर पाएं और यहाँ पे जो लोगों की लाइवलीहुड है, हैबिटेट्स है, उनको हम प्रोटेक्ट कर पाएं, ठीक है। फिर देखते हैं, मिशन मौसम शुड प्रायोरिटाइज द इंस्टॉलेशन ऑफ वेदर रडार्स एंड अदर ऑब्जर्वेशनल प्लेटफॉर्म्स इन एरिया दैट हैव नॉट बीन कवर्ड, ठीक है। तो ऐसे जगहों पे जो हाई ग्रोइंग क्लाइमेट रिस्क फेस कर रहे हैं और वहाँ पे हमने वेदर रडार्स इंस्टॉल नहीं किए, तो वहाँ पे हमें प्रायोरिटी लेवल पे क्या करना पड़ेगा, वेदर रडार्स को इंस्टॉल करना होगा। उसके बाद सेकेंडली हमें क्या करना पड़ेगा कि वेदर डेटा सबके लिए अवेलेबल कराना पड़ेगा, ताकि जो स्टार्टअप्स, एंटरप्रेन्योर्स है वेदर सेक्टर में, क्लाइमेट सेक्टर में और रिसर्चर्स हैं, वो रिसर्च करके इसका प्रॉपर यूज़ कर पाए, प्रॉपर डेटा हमारे सामने स्टैब्लिश कर पाए या फिर इसके सोल्यूशंस डिराइव कर पाए, ठीक है। ओपन एक्सेस टू वेदर डेटा क्या करेगा, हेल्प करेगा हमें ट्रेंड एनालिसिस करने में कि किस तरीके से वेदर के कंडीशंस में चेंज आ रही है, ताकि हम वेदर के एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस को और भी अच्छे तरीके से समझ पाएँ और क्या करें, लोकलाइज अर्ली वार्निंग टूल्स को इंस्टॉल कर पाए, क्रिएट कर पाए, ठीक है। वहाँ पे बताया जा रहा है कि आईएमडी डेटा शेयर तो करता है, पर बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड मैनर में क्या है, वहाँ पे आईएमडी के पोर्टल पे डेटा शेयर होता है, यानी प्रॉपर वे में बहुत ज़्यादा फ्रीली क्या है डेटा शेयर नहीं है, ताकि रिसर्चर्स को फ्रीली डेटा प्रोवाइड हो सके और वो क्या कर सके, एक थिंक टैंक की तरह वर्क कर सके, या फिर जो एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस है वो इसके कुछ सॉल्यूशंस जो एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस है उनके सॉल्यूशंस डिराइव कर सके, ठीक है। जहाँ पे बताया जा रहा है कि मिशन मौसम को एस्टैब्लिश करने की जरूरत है इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्ट्रीब्यूशन डेटा, जिससे क्या कर सके, हम नए वेदर रडार्स इंस्टॉल कर सके, रेडियोमीटर्स और इन सारी चीज़ों को पब्लिक डोमेन में प्रोवाइड करा सके, ताकि हम और अच्छे क्लाइमेटिक और वेदर फोरकास्टिंग सिस्टम को बोल्स्टर कर पाएँ। फिर लास्टली हम देखते हैं कि क्या करना चाहिए, थर्ड जो हमारा एस्पेक्ट है इस पर हम ध्यान देते हैं। तो हमें कम्युनिकेशन टूल्स को इंप्रूव करना चाहिए वेदर वार्निंग के लिए, उसकी कैपेसिटी को इन्हांस करना चाहिए, ठीक है, यानी उसमें हमको और भी ज़्यादा एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन इंश्योर करना होगा, ठीक है। ये चीज़ हमने देख लिया कि ये 3 एस्पेक्ट में किस तरीके से हमें आईएमडी को वर्क करना है, ताकि वेदर फोरकास्टिंग जो हमारा सिस्टम है उस चीज़ को हम इन्हांस कर पाए। यहाँ पे बताया जा रहा है कि मिशन मौसम को फोकस करना चाहिए इन्हांसिंग यूजर कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड
एंड एक्ट ऑन वार्निंग थ्रू इन्फॉर्मेटिव वीडियोस, मीडिया एंड गाइड्स। इसको न्यू एंड इनोवेटिव टेक्नोलॉजी या फिर वे ढूंढने चाहिए जिससे अब क्या कर सके, ये मेजॉरिटी ऑफ वास्ट पॉपुलेशन तक क्या कर सके, अपने अप्रोच को रीच कर सके और वहाँ पे वेदर फोरकास्टिंग को और भी ज़्यादा इन्हेंसिंग एंड इंगेजिंग बना सके थ्रू इन्फॉर्मेटिव वीडियोस, मीडिया एंड गाइड्स। ठीक है, मिशन मौसम में यहाँ पे बताया जा रहा है कि एक अच्छा मूव है टाइमली जो है यूनियन गवर्नमेंट की तरफ से, जहाँ पे हम वेदर रेडी और क्लाइमेट स्मार्ट बन सकते हैं, जहाँ पे अपने क्लाइमेट जो रेजिलियंस है उसको एक्सपैंड कर सकते हैं ऑब्जर्वेशनल नेटवर्क के थ्रू और इम्प्रूव्ड वेदर फोरकास्टिंग के थ्रू। इससे क्या होगा, हम अर्ली एक्सेस कर पाएंगे, अर्ली प्रेडिक्शन करके जो भी हमारे डिजास्टर, जो नेचुरल डिजास्टर्स हैं क्लाइमेट रिलेटेड, उनको हम क्या कर पाएंगे, डील कर पाएंगे, काउंटर कर पाएंगे। तो इस तरीके से हमारा ये भी आर्टिकल खत्म होता है। ये थे इस वीक के कुछ इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स जो आपको पढ़ने थे। अब इसके साथ आप क्या कर सकते हैं, रिवीजन कर सकते हो और यहाँ पे जो अदर आर्टिकल्स में, डिफरेंट आर्टिकल्स में मैंने कुछ डेटा प्रोवाइड करा है, आप इस चीज़ को मेंशन करके अपने आंसर राइटिंग में यूज कर सकते हो। ठीक है, तो थैंक्स फॉर बीइंग विथ मी टिल द लास्ट। जय हिंद, कीप स्टडिंग, ऑल द बेस्ट। अब ये जो आपका टॉपिक है, ये हमारा लास्ट टॉपिक है इस वीक के एनालिसिस का। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ एक टॉपिक बहुत ज़्यादा, ये आप कह सकते हो कि अपने आंसर राइटिंग में बहुत अच्छे तरीके से आप इसको यूज कर सकते हो अगर समझ गए तो। और ये आपके एग्जाम में पेपर 2 में आज नहीं तो कल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे ये सारी चीज़ों को मेंशन करने में, आंसर राइटिंग में, क्योंकि क्लाइमेट चेंज एक एवरग्रीन टॉपिक है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, और वहाँ पे क्लाइमेट चेंज को कैसे कर्ब करना है, कैसे रिड्यूस करना है, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहती है। तो आपके सामने एक नया होराइजन ओपन होने वाला है जिसको आप ये देख सकते हो। तो आप ये यहाँ पे देख सकते हैं कि क्वेश्चन है हमारा, हाउ कैन डिजाइन हेल्प अ बिल्डिंग बी मोर क्लाइमेट रेजिलियंट। यहाँ बताया जा रहा है कि एक नया कॉन्सेप्ट है ग्रीन बिल्डिंग का कॉन्सेप्ट, तो उसी के ऊपर यहाँ डिस्कशन किया गया है कि ऐसे कैसे कोई एक पर्टिकुलर डिजाइन जो है क्लाइमेट रेजिलियंट बना सकती है किसी बिल्डिंग को। हमें पता है कि कंट्री, बहुत बड़े बड़े जो हमारे कंट्री के जो सिटीज़ हैं, जैसे गुरुग्राम हो गया, बेंगलोर हो गया, मुंबई हो गया, दिल्ली हो गया, ये सारे जो मेजर सिटीज़ हैं, यहाँ पे कैसे अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट हमें देखने को मिला था, हीट वेव की सिचुएशन देखने को मिली थी समर के टाइम पे, अप्रैल मई के टाइम पे, जो कि बहुत ज़्यादा रिस्क पोज करता है, जो हमारे लाइफ थ्रेटनिंग भी है। ऐसे इवेंट्स होते रह रहे हैं आजकल, बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट हो चुके हैं ये सारी चीज़ें, जो डिसरप्शन इन क्लाइमेट है, वेदर चेंज हो रहा है हमारा। तो इस चीज़ को कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे एक प्लान सिटी हम डेवलप कर सकते हैं जो कि क्लाइमेट फ्रेंडली हो, इको फ्रेंडली हो और बहुत ज़्यादा क्लाइमेट चेंज के ऊपर हमें रिस्क ना पोज करे। ठीक है, तो उसके बारे में देखना है। तो बताया जा रहा है कि हाई परफॉर्मेंस बिल्डिंग्स आर एट द फोर फ्रंट ऑफ सस्टेनेबल कंस्ट्रक्शन, फोकसिंग ऑन एनर्जी एफिशिएंसी, रिसोर्स कंजर्वेशन एंड क्लाइमेट रेजिलियंस थ्रू इंटीग्रेटिव डिजाइन एंड द यूज ऑफ सस्टेनेबल मटेरियल्स। दे एम्प्लॉय पैसिव एंड एक्टिव स्ट्रेटजीज टू मिनिमाइज इन्वायरमेंटल इफेक्ट। बताया जा रहा है कि हाई परफॉर्मेंस बिल्डिंग, इसको शॉर्ट में हम, या फिर इसका अलग नेम, अदर जो नाम है इसको हम ग्रीन बिल्डिंग्स भी कहते हैं। तो जो हाई परफॉर्मेंस बिल्डिंग्स है वो कैसे फोर फ्रंट पे है सस्टेनेबल कंस्ट्रक्शन के। यहाँ पे जब हम बिल्डिंग्स बनाते हैं तो सस्टेनेबली इसको हम कंस्ट्रक्ट करते हैं, जो कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली होता है, जहाँ पे हम एनर्जी एफिशिएंसी के ऊपर फोकस करते हैं, रिसोर्स को कंजर्व करते हैं, क्लाइमेट रेजिलियंट बिल्डिंग्स बनाते हैं जहाँ पे हम इंटीग्रेटिव डिजाइन का यूज करते हैं और सस्टेनेबल मटेरियल्स को भी यूज करते हैं, इको फ्रेंडली मटेरियल्स का हम क्या करते हैं यहाँ पे यूज करते हैं। पैसिव एंड एक्टिव स्ट्रेटजीज हम क्या करते हैं, इंप्लॉय करते हैं इसमें, जिससे हम इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट को क्या कर सके, मिनिमाइज कर सके। तो मेन हमारा कॉन्सेप्ट होता है ग्रीन बिल्डिंग में इसी चीज का। तो हम इसको डिटेल में थोड़ा देखते हैं कि ये क्या चीज है और किस तरीके से ये वर्क करती है। तो बताया जा रहा, हमने ये चीज देख लिया कि एचपीवीज, ठीक है, हाई परफॉर्मेंस बिल्डिंग्स आर द फोर फ्रंट ऑफ सस्टेनेबल कंस्ट्रक्शन, टैकलिंग अर्जेंट नीड्स लाइक एनर्जी एफिशिएंसी, क्लाइमेट रेजिलियंस एंड रिसोर्स कंजर्वेशन। ये सारे जो अर्जेंट नीड्स है इसको क्या करता है, ये चीज फुलफिल करता है। पता जा रहा है कि जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज इंक्रीज कर रहा है तो रिसोर्सेज हमारे लिए बहुत ज़्यादा कम होते जा रहे हैं, स्कार्स होते जा रहे हैं, और अर्बनाइजेशन हमारा इंक्रीज हो रहा है, जहाँ पे अभी भी जो कंस्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट है बहुत ज़्यादा हाई पेस पे चल रहा है। तो ऐसे में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किस तरीके से जो हमारे क्लाइमेट है उसको प्रिजर्व करते हुए हम अपने डेवलपमेंट को पेश करें। तो बताया जा रहा है कि एचपीबीज जो हैं वो ऐसे तरीके से बनाए जाते हैं कि लेस एनर्जी कंज्यूम करे, वो कंजर्व कर सके रिसोर्सेज को, और अनप्रिडिक्टेबल वेदर को भी क्या कर सके, झेल सके, उसके साथ स्टैंड कर सके। तो ये सारे इंपॉर्टेंट गोल्स है जिसको अचीव करते हैं हम क्या, ग्रीन बिल्डिंग बनाने के लिए और सस्टेनेबल लिविंग को प्रमोट करने के लिए। यहाँ पे ये चीज़ बताई जा रही है। ठीक, बिल्डिंग एंड एचपीबी, अगर हमें एचपीबी बनाना, हाई परफॉर्मेंस बिल्डिंग, मैं इसको ग्रीन बिल्डिंग बोलूंगा, आप लोग समझ लेना कि मैं एचपीबी की बात कर रहा हूँ। तो अगर ग्रीन बिल्डिंग हमें बनाना है तो हमें कुछ की प्रैक्टिसेस ध्यान में रखनी चाहिए कि इंटीग्रेटिव डिजाइन होता है इसका, ठीक है, लाइफ साइकिल बेस्ड मटेरियल्स यूज करते हैं जो कि वापस से खुद से रिजुविनेट होते हैं। ठीक, एफिशिएंट एनर्जी हम यूज़ करते हैं जहाँ पे लेस हम एनर्जी कंजम्पशन पे ध्यान देते हैं और नेचुरल लाइट्स पे हम फोकस रखते हैं। उसके साथ साथ वाटर मैनेजमेंट सिस्टम होता है जहाँ पे हम ग्राउंड वाटर को बहुत ज़्यादा ही एक्सप्लॉइट नहीं करते हैं, और जो हमारे रेन वाटर से इन सबको रिसाइकल करने के ऊपर हम फोकस करते हैं। परफॉर्मेंस को मॉनिटर करते हैं किस तरीके से वर्क चल रहा है, और क्लाइमेट रेजिलियंट फीचर्स यूज़ करते हैं जो कि हमारे क्लाइमेट को हार्म ना करे।
ठीक है, अब इसको डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में हम देखते हैं कि कैसे ये सारी चीज़ें की जाएंगी। हमने देख लिया कि हमें फोकस किस किस चीज़ पे रखना। अब इस चीज़ को हम डिटेल में देखते हैं कि इन सारी चीज़ों को हम कैसे परस्यू करते हैं ग्रीन बिल्डिंग बनाने के क्रम में। ठीक है, तो सबसे पहला व्हाट इज इंटीग्रेटिव डिजाइन। ठीक है, तो जो ग्रीन बिल्डिंग है उसके कोर पे इंटीग्रेटिव डिजाइन ये होता है कि जहाँ पे हम आर्किटेक्ट्स को इनकरेज करते हैं, इंजीनियर्स को ऐसे इंजीनियरिंग मार्वल्स को प्रमोट करते हैं, सस्टेनेबिलिटी प्रमोट करते हैं, और बिल्डिंग ओनर्स जो है वो सारे एक साथ वर्क करते हैं ताकि हम मेजरेबल एक गोल सेट कर पाए। ठीक है, ये चीज़ है। डिजिटल मॉडलिंग जो इसमें बहुत क्रूशियल रोल प्ले करता है, क्योंकि यहाँ पे हम वर्चुअल रिप्रेजेंटेशन करते हैं प्रोजेक्ट का और देखते हैं कि इस तरीके से यहाँ पे हम हाईली एफिशिएंट बिल्डिंग क्रिएट कर सकते हैं। प्रिडिक्शन के थ्रू परफॉर्मेंस आउटकम देखते हैं, ऑप्टिमल सिस्टम साइजिंग इसका टेस्ट करते हैं डिफरेंट स्ट्रेटजीज को। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि डिजाइनर जो है मोस्ट नेचुरल सनलाइट्स का यूज करते हैं जहाँ, और उसके साथ साथ प्लांट मटेरियल यूज करते हैं जहाँ पे हम हीट को क्या कर पाए, रिटेन कर पाए। ठीक है, थर्मल मास हम क्या कर पाए, रिटेन कर पाए। ये स्ट्रेटजी से क्या होता है, रिड्यूस होता है हमारा हीटिंग और कूलिंग डिमांड कम होता है। किसी घर में अगर ठंडी का सीजन है तो वहाँ पे नेचुरल सनलाइट अगर हम वेंटिलेशन यूज करेंगे तो वहाँ पे क्या होगा, हमें हीटर की जरूरत नहीं पड़ेगी, और गर्मी में अगर वेंटिलेशन का ध्यान देंगे तो हमें वहाँ पे एसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसका हम मेजर ध्यान रखते हैं, जिससे डिजाइनर्स क्या करते हैं, ऐसे घर का साइज इस तरीके से बनाते हैं और इस तरीके से विंडोज हो गए, डोर्स हो गए, इस तरीके से उसको प्रॉपर वे में डिजाइन किया जाता है जहाँ पे हम हीटिंग और कूलिंग डिमांड्स को क्या करते हैं, मिनिमाइज कर देते हैं, जिससे हम क्या करेंगे, सीएफसीज का यूज कम करेंगे, एसी एयर कंडीशनर्स का यूज कम करेंगे, तो ग्रीन हाउस इफेक्ट में हम लेस कंट्रीब्यूट करेंगे। उसके बाद हम किसी भी मटेरियल को सस्टेनेबल कैसे बनाते हैं, तो हमें ऐसे मटेरियल बनाने होते हैं जो कि क्या हो, ड्यूरेबल हो, एनर्जी एफिशिएंट हो, प्रायोरिटीज इक्विपमेंट हेल्थ हो। ठीक है, अब एचपीबी जो है वो पर्टिकुलरली ऐसे मटेरियल यूज करते हैं जो जिसमें कार्बन की कैपेसिटी कम होती है। ठीक है, और हाईली रिसाइकल्ड कंटेंट होते हैं, वो उसमें जो भी कंटेंट यूज होता है वो सारे रिसाइकल मटेरियल से बना होता है। ये चीज़ पे हम ध्यान देते हैं मेनली। लाइफ साइकिल में वो यूज होता है, जिससे क्या होता है, इन्वायरमेंटल जो इम्पैक्ट है उसको रिड्यूस करते हैं, और मोस्ट सस्टेनेबल ऑप्शंस होते हैं वो क्या करते हैं, यूज करते हैं लो एमिशन इंटीरियर मटेरियल जहाँ पे एमिशन बहुत ज़्यादा लो होता है, जिससे क्या होता है, इंडोर के जो एयर क्वालिटी है उसको क्या किया जाता है, इंप्रूव किया जाता है, और क्या क्या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को क्या करते हैं, हम रिड्यूस कर देते हैं जो कि हमारे लिए हार्मफुल है और इन्वायरमेंट में इजिली इवेपोरेट हो जाते हैं। तो ऐसे चीज़ों का हम यूज लेस करते हैं और उन सारी चीज़ों का यूज करते हैं जो लाइफ साइकिल बेस्ड है, जो सस्टेनेबल है, और जो क्या करती है, जो कि ऐसे मटेरियल्स का यूज करती है जो लो एमिशन है, जिसमें इमिशन लो होता है। इससे क्या होता है, एक हेल्दियर इन्वायरमेंट क्रिएट होता है जो घर में रह रहे हैं उनके लिए, और बिल्डिंग परफॉर्मेंस भी बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है। लॉन्ग लास्टिंग बिल्डिंग रहेगी तो फ्रीक्वेंट कंस्ट्रक्शन वर्क्स नहीं होंगे इसमें। तो इन सारे तरीकों से हम क्या करते हैं, इस चीज़ को प्रमोट करते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पे बताया गया है कि फॉर द अपकमिंग इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट कैंपस इन बेंगलुरु, प्लानर्स आर यूजिंग अ लाइफ साइकिल कॉस्ट एनालिसिस टू इवेलुएट मटेरियल्स फॉर कंफर्ट, ड्यूरेबिलिटी एंड द कॉस्ट ऑफ इनवेलप मटेरियल्स इंक्लूडिंग देयर इम्पैक्ट ऑन कूलिंग इक्विपमेंट साइज एंड एनर्जी ओवर द 50 ईयर्स। ठीक है, तो यहाँ पे इन सारी चीज़ों का यूज़ किया जा रहा है, किस तरीके से प्रॉपर प्रोग्रामिंग एंड एनालिसिस के थ्रू हम इस चीज़ को डिसाइड कर रहे हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा था कि हाउ कैन बिल्डिंग्स यूज लेस एनर्जी। जो बिल्डिंग्स हैं वो लेस एनर्जी कैसे यूज करेंगे। हमने देख लिया कि ठीक है, इंटीग्रेटिव डिजाइन कैसे बना सकते हैं, सस्टेनेबल कैसे बना सकते हैं। अब एनर्जी लेस कैसे यूज करें, इसका क्या सब्स्टिट्यूट है। तो देखते हैं कि जो बिल्डिंग्स हैं, जो टोटल एनर्जी कंजम्पशन 40% जो उनका कंजम्पशन है वो यहाँ बताया जा रहा है एक प्रॉपर क्वांटिटी की 580 मिलियन टेट्रा जूल्स है। ठीक है, तो आप बताया जाए पैसिव डिजाइन जो हम बनाते हैं उसमें क्या करते हैं, नेचुरल सनलाइट पे ध्यान देते हैं। नेचुरल सनलाइट जो सन की लाइट है, नेचुरल लाइटिंग पे हम ज़्यादा फोकस करते हैं। बिल्डिंग के ओरिएंटेशन को इस तरीके से ऑप्टिमाइज करते हैं कि वहाँ पे ज़्यादातर नेचुरल लाइट से घर के काम जो नीड है वो फुलफिल हो जाए। अलॉन्ग विद दैट हमारा दूसरा फोकस क्या होता है कि हम एडवांटेज लेते हैं थर्मल मास का, जिससे हम रिड्यूस कर सकते हैं आर्टिफिशियल लाइटिंग, हीटिंग और कूलिंग। इस स्ट्रैटेजी से क्या होता है, हम लोकल क्लाइमेट जो वहाँ के लोकल क्लाइमेट के अकॉर्डिंगली हम घर को बनाते हैं। अगर रेनी सीजन है तो उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे घर बनाया जाएगा। कोई मॉडरेट क्लाइमेट वाला रीजन है तो वहाँ पे उस तरीके से, और कोई विंटर क्लाइमेट वाला जोन का अगर हम बिल्डिंग बना रहे हैं तो उसको उस तरीके से हम क्या करेंगे, बनाएंगे, ताकि हम इंश्योर कर सके एफिशिएंट ऑपरेशन, जहाँ पे हम ज़्यादातर हेवी रिलायंस नहीं कर सके मैकेनिकल सिस्टम पे। ह्यूमन मेड सिस्टम पे हम रिलायंस अपना कम करेंगे, और नेचुरल सिस्टम पे, नेचुरल लाइटिंग सिस्टम पे, एनर्जी रिक्वायरमेंट सिस्टम पे हमारा फोकस ज़्यादा रहेगा। तो इस तरीके से हम एनर्जी रिक्वायरमेंट्स को भी क्या कर सकते हैं, डील कर सकते हैं। अब हमें बताया जा रहा है कि जो मेन गोल है हाई परफॉर्मेंस बिल्डिंग का वो क्या है, नेट जीरो एनर्जी। ठीक है, एक नेट पॉजिटिव एनर्जी परफॉर्मेंस, यानी हम एनर्जी का ज़्यादा यूज इस तरीके से करें कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली और इको फ्रेंडली हम एनर्जी यूज कर सके, जहाँ पे हम नेट पॉजिटिव एनर्जी परफॉर्मेंस पे फोकस करें। दे जनरेट एज मच और मोर एनर्जी देन दे कंज्यूम। ये उतना एनर्जी जनरेट करते हैं जितना वो कंज्यूम करता है। यानी सपोज 100 जूल अगर वो कंज्यूम कर रहे हैं
तो 120 जूल वो क्या करे, जनरेट कर दे। इससे क्या होगा, हमारा नेट पॉजिटिव में रहेगा और इससे क्या होगा, हम एनर्जी कंजम्पशन एक्सेसिव वे में नहीं करेंगे और इन्वायरमेंट फ्रेंडली हम यूज़ करेंगे इसका। ठीक है, इसको किस तरीके से कर सकते हैं, तो हमें अफोर्डेबल सोलर एंड विंड टेक्नोलॉजी प्रमोट करना पड़ेगा, जिससे क्या कर सके, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी हम यूज़ करें और फॉसिल फ्यूल पे डिपेंडेंस हम अपना कम कर दें। तो इस तरीके से क्या करेंगे, हम एनर्जी कंजर्व कर पाएंगे और ये भी हमारे लिए एनवायरमेंट फ्रेंडली होगा। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन अराइज होता है कि हाउ डू एचपीवी सेव वाटर, जो हाई परफॉर्मेंस बिल्डिंग्स है वो वाटर कैसे सेव करेंगे। तो हमें पता है कि नेशन वाइड जो है वाटर स्कार्सिटी एक हमारा बहुत बड़ा इशू है, नेशन वाइड इशू है, और इसको एड्रेस करने के लिए हमें वाटर कंजर्वेशन और रीयूज पे फोकस करना पड़ेगा, तभी जाके हम एक वाटर फ्रेंडली हम क्या कर सकते हैं, अपने नीड्स को केटर कर सकते हैं। तो बताया जा रहा है कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो ऑपरेटस है, जहाँ पे रेन को हम क्या करेंगे, रेन वाटर को कलेक्ट करेंगे और इरिगेशन एंड सैनिटेशन में हम यूज़ करेंगे। ऑन साइड जो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम है उस चीज़ को हम क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे, इंस्टॉल करेंगे, जहाँ पे हम इंक्रीज करेंगे उनकी इफिशियंसी, जिससे क्या कर सके, ग्रे वाटर को प्रॉपर वे में रिसाइकल किया जा सके, इरिगेशन के लिए ट्रीट किया जा सके, ब्लैक वाटर को विद बायोलॉजिकल सिस्टम जहाँ पे हम कंस्ट्रक्ट कर सके, वेटलैंड्स क्रिएट कर सकते हैं और सीवेज वाटर प्लांट्स क्रिएट कर सकते हैं। इसके साथ साथ हम ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर एलिमेंट्स भी प्रमोट करेंगे, जहाँ पे हम परमिएबल पेविंग एंड बायोस्वेल्स बनाएंगे, जहाँ पे हम मैनेज कर पाएंगे स्टॉर्म वाटर, कूल अर्बन आइलैंड इफेक्ट को भी हम डील कर पाएंगे। इससे क्या करेंगे, आप एग्जांपल आप देख सकते हो कि इन्फोसिस कैंपस जो इंडिया में है, तो अपने 100% वाटर को जो क्या करता है, वेस्ट वाटर को रिसाइकल कर देता है वाटर मैनेजमेंट के थ्रू एंड एरोबिक मेम्ब्रेन बायोरिएक्टर, अर्निंग देम जीरो डिस्चार्ज स्टेटस। ठीक है, यहाँ पे देख लिया हमने किस तरीके से वाटर को पूरी तरीके से वहाँ पे यूज़ कर लिया जाता है। अब इसका मॉनिटरिंग इंपॉर्टेंट क्यों है, तो ऑब्वियस बात है, इतने सारे न्यू चीज़ टेक्नोलॉजीज को हम अपना रहे हैं, तो इसको मॉनिटर करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे ये मॉनिटरिंग के बारे में देखा। अब यह बताया जा रहा है कि जो हाई परफॉर्मेंस बिल्डिंग है ये क्लाइमेट रिस्क को कैसे हैंडल करेंगी। तो इसके ऊपर हम देखते हैं कि ये इस तरीके से बनाई जाती हैं कि जो अनप्रिडिक्टेबल वेदर कंडीशंस है, जैसे एक्सट्रीम हीट हो गए, फ्लैश फ्लड्स हो गए, इनको केयरफुली डिजाइन किया जाता है ताकि ये सारी चीज़ें फ्लड प्रोटेक्शन मेजर्स हो गए, इन सब के साथ रेजिस्टेंट वे में क्या किया जाता है, इनको बिल्ड किया जाता है ताकि इन सारी चीज़ों से ये डील कर सके। उसके साथ साथ हम ड्यूरेबल मटेरियल्स यूज कर रहे हैं, डाइवर्स एनर्जी सिस्टम्स यूज कर रहे हैं, जहाँ पे इन्हांस करेंगे स्ट्रक्चर को उसके, ताकि उस बिल्डिंग का स्ट्रक्चर जो है रिजिलियंट रहे क्लाइमेट चेंज के अगेंस्ट में। ठीक है, और उस तरीके से यहाँ क्या क्या चीज़ हम यूज़ कर रहे हैं, हमने यहाँ पे देखा किस तरीके से हमने इंटीग्रेटिव टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ किया है। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया, तो आप एग्जाम्पल पढ़ सकते हो। इसके साथ साथ हम रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम्स को यूज़ करेंगे, जहाँ पे पावर बैकअप प्रोवाइड होगा रिन्यूएबल सोर्सेज के थ्रू। रेन वाटर हार्वेस्टिंग पे हमारा फोकस है, ट्रीटमेंट करना स्वेज वाटर सबको, ताकि हम क्या कर सके, हम वाटर का स्कार्सिटी हमें ना हो, ताकि हम नेचुरल सोर्सेज के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, अपने वाटर रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर सकते हैं। यहाँ बताया जा रहा है कि जो हाई परफॉर्मेंस बिल्डिंग है, अगर इसमें हम इन सारी चीज़ों को ध्यान रखते हैं, ये सारे मैकेनिज्म्स पे फोकस करते हैं, तो हम ऐसे एक स्टैंडर्ड सेट कर सकते हैं कि हम सेंचुरीज तक इस तरीके की बिल्डिंग्स बना सकते हैं और बेंचमार्क सेट कर सकते हैं सस्टेनेबिलिटी के लिए और रिजिलियंट बिल्ड इन्वायरमेंट के लिए। ठीक है, इसके साथ साथ ये सारी बिल्डिंग्स बेनिफिट करेंगे क्लाइमेट और ऑपरेशनल कॉस्ट को लोअर करने के लिए, जहाँ पर रियल एस्टेट वैल्यू इंप्रूव होंगे। एज अ प्रैक्टिस अंडरलाइंग देयर कंस्ट्रक्शन एंड ऑपरेशन बिकम मोर वाइड स्प्रेड, द गोल शुड बी टू मेक ऑल बिल्डिंग्स एचपीवीज। अभी ये बिगनिंग फेज में है, तो यहाँ पे और भी चेंजेस बाकी हैं, और भी चीज़ों को और इंट्रोड्यूस करना बाकी है, जहाँ पे और क्लाइमेट एफिशिएंट हम इसको बना सके, स्मार्ट डिज़ाइन बना सके, जहाँ पे एनर्जी सेव की जा सके, हम कॉस्ट इफेक्टिव इसको बना सकते हैं, बिल्डिंग एक्सपेंसेस रिड्यूस कर सकते हैं। तब जाके क्या करेंगे, हमारा मेन फोकस होगा कि हम सारे बिल्डिंग्स को क्या कर पाए, हाई परफॉर्मेंस बिल्डिंग में शिफ्ट कर पाए, स्विच कर पाए। ठीक है, तो एक आर्टिकल एक आपको नया पर्सपेक्टिव प्रोवाइड करने के लिए था, जहाँ पे हमने ग्रीन बिल्डिंग के बारे में, हाई परफॉर्मेंस बिल्डिंग के बारे में देखा कि ये भी एक नया कॉन्सेप्ट है, किस तरीके से हम क्लाइमेट चेंज को केटर करने के लिए, उसको रिड्यूस करने के लिए हम नेचुरल सनलाइटिंग, नेचुरल लाइट्स का हेल्प ले सकते हैं, नेचुरल वाटर्स का यूज कर सकते हैं, और उसी के साथ साथ पावर कंजम्पशन पे भी फोकस कर सकते हैं थ्रू रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। ठीक है, तो यही हमारा एक ये आर्टिकल था, इसी के साथ इस वीक की एनालिसिस हमारी खत्म होती है। तो थैंक यू फॉर बीइंग विथ मी टिल द लास्ट। जय हिंद।